सेशन शुरू करें। ओके नेहा, ओके विनीत। तो वैसे स्ट्रेंथ तो 20 स्टूडेंट्स की होती है, लेकिन मेरे को तो 11 ही दिख रहे हैं। 11 में भी आई थिंक 2 लोग तो कम ही हैं, क्योंकि प्राची मैम और मैं ज्वाइन है ना, इसलिए। सो वैसे मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कल जो मैंने कोडिंग प्रैक्टिस दी थी वो किस किस ने कर ली? हैंड रेज करना अपना। Was it fun और what? ठीक थी, मतलब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए? ओके ओके, ठीक है। तो आप अपनी स्क्रीन शेयर करेंगे ना, मतलब जैसे एक स्लाइड मैंने ये भी बनाई कि मैं आपकी मतलब जिन जिन ने करके लाए हैं उनकी एक बार मैं चेक करूंगी, ताकि पता चले कि अगर जो मैं कोडिंग प्रैक्टिस दे रही हूँ वो आप लोग एक्चुअल में कर रहे हो भी या नहीं कर रहे हो सकता है आगे जाके मैं चेक नहीं करूँ, बट आज तो मैं चेक करूँगी कि एकदम स्टार्टिंग के सेशंस ही हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। ओके, क्या मैं मेरी स्क्रीन शेयर करती हूँ आपको सबसे पहले। अभी भी कुछ स्टूडेंट्स आ रहे हैं, कोई बात नहीं, वो ज्वाइन होते जाएंगे। क्लास का टाइमिंग वैसे 9 बजे का है, और मुझे पता है कि सुबह सुबह इतनी जल्दी उठा भी नहीं जाता होगा, बट क्या करें, क्लास की टाइमिंग आपने सेट करी है। सो ओके, दिख रहा है आपको? ओके, सो कल का जो हमने स्लाइड पढ़ी थी, मतलब जो भी हमने कल का सेशन लिया था, उसके अंदर हमने पढ़ा था HTML का बेसिक, एंड देन उसके बाद में HTML5 के बारे में पढ़ा, और HTML के बहुत सारे हमने टैग्स के बारे में भी पढ़ा था। ठीक है, तो हमारी जो ऑलमोस्ट HTML है वो ऑलमोस्ट हो चुकी है, बस आज की थोड़ी सी बची है, जिसमें हमें केवल फॉर्म पढ़ने हैं। ठीक है, फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जाके आपको लॉगिन फॉर्म, फीडबैक फॉर्म, इवेंट फॉर्म, खूब सारे फॉर्म डिज़ाइन करने पड़ सकते हैं, और उन्हीं से आपको इनपुट एंड आउटपुट भी लेना होता है, यूज़र का डेटा लेना होता है, एंड देन उनको शो करना होता है अपने जो वेबसाइट के ऊपर। लेकिन तो इसलिए फॉर्म्स बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं जब आपको यूज़र से डेटा लेना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम फॉर्म पढ़ेंगे, देन हमारा क्योंकि ओनली फॉर्म का ही टॉपिक बचा हुआ है HTML के अंदर, तो वो जल्दी ही हो जाएगा, इसलिए मैंने आज इंट्रोडक्शन ऑफ CSS भी ऐड किया है। तो यानी कि केवल इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इसमें कौन कौन से सेलेक्टर्स होते हैं, कौन कौन से जो किस किस तरीके से आप CSS को ऐड कर सकते हो किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर, एंड CSS क्या होती है, क्या करती है, ये सब हम लोग जानेंगे। ऑलमोस्ट अगर आप लोगों को HTML आती है तो मैं सोच रही हूँ कि आपको CSS भी आती होगी। क्या मैं सही सोच रही हूँ? आप लोग, आपको CSS भी आती होगी? हाँ, वेरी गुड। तो जो आपने आज अपने जो कोडिंग प्रैक्टिस करी है, तो इसमें से जो एक कोडिंग प्रैक्टिस रहेगी वो ये भी रहेगी कि आगे जब मैं आपको प्रॉपर्टीज़ पढ़ा दूंगी CSS की, तब जो आज आपने अपना स्टूडेंट प्रोफाइल बनाया है उसमें आपको CSS के जो प्रॉपर्टीज़ है वो ऐड करनी है, और प्रॉपरली अपने जो स्टूडेंट प्रोफाइल पेज है उसको अच्छे से डिज़ाइन करना है। ठीक है, तो आज के लिए तो ये नहीं है, आज अपन फॉर्म डिज़ाइन करेंगे कोडिंग प्रैक्टिस में। जो मैं आपको दूंगी कोडिंग प्रैक्टिस में आपको फॉर्म डिज़ाइन करना है, और इससे पहले हम फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, देन CSS के बारे में पढ़ेंगे, और उसको कैसे ऐड करते हैं वो पढ़ेंगे, कैसे उस पर्टिकुलर को सिलेक्ट करते हैं वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो जो नेक्स्ट स्लाइड है हमारी,
वो यही है कि लेट्स चेक यस्टरडेज कोडिंग प्रैक्टिस वर्क, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि जो जो आप में से इंटरेस्टेड हैं वो अपना पहले तो हैंड रेज करें, ठीक है, एंड देन उसके बाद में मैं चाहूँगी कि वो अपना जो ओके हेमंत, तो अपना जो स्क्रीन है अगर वो शेयर कर सकते हैं तो प्लीज़ आप अपना स्क्रीन शेयर करिए, ठीक है। अगर हम आई डोंट नो अगर हम दे सकते हैं उनको, लेट्स अगर एक काम करिए, आप ट्राई करिए, ठीक है। देन मैं देखती हूँ अगर आप लोग दे सकते हैं या नहीं दे सकते, अपनी स्क्रीन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो आलोक आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। एक मिनट आलोक, एक मिनट। ओके हाँ, आप बताइए। मैम ये कोड है सर। नहीं, आप मेरे को आउटपुट ही दिखाइए, कोड कोड नहीं देखना, आउटपुट से ही पता चल जाएगा कि आपने कैसे किया है। ये देख लो मैम। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सही किया है आपने। ओके, आप अपनी स्क्रीन शेयर स्टॉप कर सकते हैं। एक मिनट, आपका अपने एक बार जो कोड है एक बार वो शेयर करेंगे आप एक बार। शायद आपने जो टारगेट है एंकर लिंक के अंदर, उसमें अपने टारगेट में डैश ब्लैंक लिखा है जबकि अंडरस्कोर ब्लैंक आना चाहिए, कुछ ऐसा है या मैंने कुछ गड़बड़ देख ली है? एक सेकेंड मैम। कहाँ पर मैम? नीचे जाओ, स्क्रॉल करो। और स्क्रॉल करो। हाँ, यहाँ रुको। जो ईमेल है टारगेट हाइफन आपने ब्लैक लिखा है, ये अंडरस्कोर ब्लैंक होता है, BLANK, ठीक है। ठीक है मैम। ठीक है, अब आप स्टॉप कर सकते हैं अपनी जो प्रेजेंटेशन है। एंड someone else wants to show their code like output, only output. I don't want to show like see the code. नेहा, आप आपका कोड रेडी है? ओके, ओके, सो नेहा ने एक सेकंड मैम। हाँ श्योर, टेक योर टाइम। ओके नेहा, ओके ओके, स्क्रॉल करिए। ओके बस स्टॉप, मेरे को इंट्रोडक्शन पढ़ने दो आप। और मैं बड़ी इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ लेते, मैंने आपको कहा था कि कुछ कैची सा लिख के लाना, और मैं बहुत खुश हूँ कि आपने लिटरली में कुछ लिखा है। तो आलोक ने भी लिखा था या नहीं लिखा था, आई डोंट नो। अगर लिखा होगा तो अपन वापस से पढ़ लेंगे, बट लेट्स रीड दिस वन फर्स्ट। यंग एंड डायनामिक प्रोफेशनल academically proficient student currently from BTech Computer Science Engineering. I'm passionate about web development, Python programming, and all tech things, with a dream to become a full stack developer. And beyond the code, I'm a huge fan of Korean culture, okay, and watching K-drama, web series, and enjoying exploring new stories. Whether in fiction or framework, my goal is not to build powerful application, but also be a strong career that helps me to grow both personally and professionally. Okay, Neha, I really like your introduction and all the best for your future. आपको जो भी चाहिए आपको मिले, and then आप इसको scroll कर सकते हैं, मुझे पूरा आप दिखा दीजिए अपना कोड। ओके, और आप तो आपने ओके, दैट्स वेरी नाइस, दैट्स वेरी नाइस। ओके, आप इसको स्टॉप कर सकते हैं। ओके, someone else wants to show their screen and code. नेहा, आप अपने आप को म्यूट कर सकते हैं। ओके, और किसी ने कोई काम नहीं किया? किसी ने नहीं किया, ओनली आलोक एंड नेहा।
मुझे पता है कि आप लोगों को लग रहा होगा कि आज वापस से क्लास 5 बजे है, तो 5 बजे के 5 मिनट पहले मैं सारा काम कर लूँगा, चैट जीपीटी को दे दूँगा या दे दूँगी, एंड देन एकदम सेट, एकदम सॉर्ट आउट। तो वो काम जो आप चैट जीपीटी को देके 5 मिनट पहले करने वाले थे, वो रात को 5 मिनट में भी कर सकते थे। ओके, कौन है ये? हेमंत। ओके, शेयर योर स्क्रीन। कार्तिक, कैन यू वेट? पहले हेमंत आप शो कर दो। हाँ, हेमंत ने, ओके, कार्तिक आप यहाँ पे हैं, आप शो कर दो। हेमंत ने तो मीटिंग ही लेफ्ट कर दी गलती से। कार्तिक, आर यू लिसनिंग मी और व्हाट? एक काम करो, आप अपने चैट में नाम लिख दो। रॉजर, अब क्या है, मेजॉरिटी तो क्या है 4 PM नहीं चाहती है, मेजॉरिटी तो चाहती है कि वो 9 बजे ही ले। ठीक है, तो हम वापस से 4 PM नहीं कर सकते हैं। ओके, ओके कार्तिक। आवाज नहीं आ रही आपकी, आप अच्छे से बोल सकते हैं? हेलो। हाँ, अब ठीक है। मैम रात को पूरा नहीं बनाया, तभी नहीं किया हुआ है। ओके, तभी। लेकिन आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि आपने हॉबीज में लिस्ट वगैरह आपने यूज नहीं करी है ना? यस मैम। ऑन ऑर्डर लिस्ट लगाना है ना, OL एंड UL का आपको यूज करना है, देन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आपने ट्राई तो किया एटलीस्ट, और जिन्होंने नहीं किया उनके तो कहने ही क्या। ठीक है, ओके, आप स्टॉप कर सकते हैं। ओके, हेमंत, कौन था वो? हेमंत था। अगर वो वापस आ गया तो वो शो कर दो, या फिर अगर कोई और बचा है तो वो भी शो कर सकते हैं, और अगर नहीं किया है तो नो प्रॉब्लम, सेशन के ऊपर हम जंप करेंगे। मेरे को क्या है, एक चीज का कंफ्यूजन है कि आप में से कितने लोग तो कल सुबह का नाम ले रहे थे, ठीक है, एंड देन आप लोग ज्वाइन कर भी नहीं पाए। मतलब जिन्होंने ज्वाइन कर दिया वो तो बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया है वो कर ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो उसका क्या मतलब रहा? देखो, हम एक पोल करवा रहे हैं, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग हम पूरा शेड्यूल दिन में फिक्स कर रहे हैं, देन पूरा शेड्यूल शाम को फिक्स कर रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल सही चीज नहीं है कि फिर इतने सारी मेजोरिटी के अंदर आप लोग ज्वाइन ही ना करें। ओनली 14 स्टूडेंट्स, बल्कि आई थिंक 20 स्टूडेंट्स तो हैं। लेकिन चलो क्या कर सकते हैं कि उनके कारण दूसरे स्टूडेंट्स का तो टाइम खराब हम नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए सेशन स्टार्ट ही करते हैं फाइनली। और जो जो अपना जो कोडिंग प्रैक्टिस करके लाए हैं उनको उनको बहुत सारी गुड विशेस कि उन्होंने अपने कोडिंग प्रैक्टिस कंप्लीट करी और आगे भी वो करेंगे। ठीक है, तो हम अपना जो सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। ये क्या था, वैसे कोडिंग प्रैक्टिस जो मैंने आपको दी है, ये ज़रूरी नहीं है कि आगे जाके बहुत टाइम बाद चेक करूँगी, लेकिन मुझे एक बार मिल जाएगा कि अच्छा ये पर्टिकुलर जो स्टूडेंट है ये अपने काम में सही है, ये अपना काम करते हैं, जो इनको कहा जाता है। ये जो ऑनलाइन जो मीटिंग है उसको ऑनलाइन मीटिंग की तरह नहीं ले रहे हैं, ये लिटरली उनको सीरियस ले रहे हैं और उसको रियल लाइफ में भी परफॉर्म कर रहे हैं। तो देखो, इसमें मेरा तो कोई फायदा है नहीं। ठीक है, आपका ही फायदा है, आप करोगे आपको ही समझ में आएगा। ठीक है, सो बिना किसी तरीके, वैसे भी आई थिंक 21 हो चुके हैं, 9:21, तो लेट मी शो माय स्क्रीन। ठीक है, एंड देन हम स्टार्ट सेशन। ठीक है, तो हमने फर्स्ट तो हमने कर लिया था ये जो HTML फॉर्म, फर्स्ट स्लाइड में आपको इंट्रोडक्शन दे दिया था। देन मैंने कुछ लोगों की जो कोडिंग प्रैक्टिस है वो भी चेक कर ली थी, और आज हम नई कोडिंग प्रैक्टिस देंगे, तो होपफुली कल ज़्यादा अमाउंट के अंदर बच्चे अपनी जो कोडिंग प्रैक्टिस है वो करके लेके आइएगा ज़रूर।
सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फॉर्म्स, ठीक है। कल हमने HTML के अंदर बहुत सारे जो टैग्स पढ़े थे एंड HTML के बेसिक्स पढ़े थे, और मैंने आपको कोडिंग प्रैक्टिस दी थी जो कई बच्चों ने बहुत अच्छे से करी है, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। और अब जो हमारा जो HTML का कार्यक्रम है वो बस थोड़ी देर में ख़त्म होने वाला है, ठीक है, क्योंकि उसमें केवल फॉर्म का एक टॉपिक बचा हुआ है। और अब फॉर्म बेसिकली होते क्या हैं? फॉर्म एक कंटेनर है जिसमें इनपुट एलिमेंट्स होते हैं, वो स्टोर होते हैं, इनपुट एलिमेंट्स होते हैं जिसके थ्रू यूजर जो डेटा है वो उसमें दे सकता है, ठीक है, और फिर हम उस डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली मीनिंग क्या है? जैसे हमने कल कंटेनर एलिमेंट्स पढ़े थे। कंटेनर एलिमेंट्स का मतलब क्या था? जैसे हमने डिव एलिमेंट पढ़ा था, स्पैन एलिमेंट पढ़ा था, ठीक है, वो दोनों कंटेनर एलिमेंट्स थे, ठीक है। उसके अंदर आप किसी भी टाइप के HTML जो डिव है, डिव के अंदर आप किसी भी टाइप के HTML फॉर्म है उसको आप एंटर कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी, HTML एलिमेंट को आप डिव के अंदर एंटर कर सकते हैं और रैप कर सकते हैं बहुत सारे HTML एलिमेंट्स को। स्पैन में आप जो टेक्स्ट हैं उनको आप स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो फॉर्म टैग है, फॉर्म में आप जो इनपुट एलिमेंट्स हो गए उन सबको आप जो रैप है वो कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि जो डिव है वो भी कंटेनर एलिमेंट है और जो फॉर्म है वो भी कंटेनर एलिमेंट है, ठीक है, तो हम डिव क्यों यूज नहीं कर लेते? आप डिव भी यूज कर सकते हो, लेकिन फर्स्टली तो ये है कि गूगल के ऊपर पता चल, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट एक जो भी एग्जाम है उसका फॉर्म बना रही है, कोई इवेंट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रही है, ठीक है, तो जैसे ही आप लोग फॉर्म टैग यूज करेंगे तो गूगल को पता चल जाएगा कि ठीक है, अगर ये पर्टिकुलर यूजर फॉर्म चाहता है तो मुझे इस वेबसाइट के ऊपर उसको देना चाहिए, क्योंकि इस वेबसाइट के अंदर इस इवेंट का फॉर्म अवेलेबल है, ठीक है। और पहली चीज तो ये हो गई। एंड दूसरी चीज ये हो गई कि जब आप सबमिट बटन को क्लिक करते हैं फॉर्म के अंदर, देन फॉर्म के ऊपर कुछ एक्शंस और मेथड नाम के एट्रीब्यूट होते हैं जो एक्शन को परफॉर्म करते हैं। एक्शन बताता है कि जब ये फॉर्म सबमिट हो जाए तो उसको क्या करना चाहिए, कौन से उसको मेथड पे जाना चाहिए, मतलब कौन सा मेथड उसको यूज करना चाहिए और कौन सी फाइल पे उसको जंप करना चाहिए, ठीक है। एंड देन जो मेथड होता है, जो एक तो एक्शन हो गया जिसपे किस फाइल पे ऊपर जंप करना चाहिए, एंड जो मेथड होता है उसमें हम लिखते हैं गेट पोस्ट, यानी कि हमने जो भी डेटा इस फॉर्म के थ्रू कलेक्ट किया है उस डिटेल्स के थ्रू हमें किसी डेटा को गेट करना है API पे, या फिर हमें उसको सेंड करना है, ठीक है। तो इस कारण से फॉर्म जो टैग है उसके अंदर इनपुट एलिमेंट्स है, इनपुट टैग्स हैं, उनको लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। एंड फॉर्म की हेल्प से आप लॉगिन फॉर्म, फीडबैक फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म इस तरीके के फॉर्म्स बना सकते हैं, ठीक है। देन हम पढ़ेंगे कुछ फॉर्म के टैग्स, ठीक है। आप साइड में देख सकते हैं ये एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनी हुई है फॉर्म टैग्स की, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो फॉर्म खुद के अंदर ही एक टैग है जिसके अंदर आपको सारे जो इनपुट टैग्स हैं या फिर जो फॉर्म रिलेटेड जो टैग्स हैं वो उनको आपको रखना होता है, ठीक है। देन उसके बाद के अंदर अच्छा, ठीक है, तो एक इनपुट नाम का टैग होता है जो बहुत ही पॉपुलर है, जिसके अंदर ना एक एट्रीब्यूट होता है। मैंने कल आपको एट्रीब्यूट बताया था जो कि एक्स्ट्रा डिटेल्स उस टैग के बारे में बताते हैं, ठीक है। एट्रीब्यूट क्या होते हैं? उस पर्टिकुलर एलिमेंट के या पर्टिकुलर टैग के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल्स हमें शो करते हैं। तो वही जो इनपुट है उसका भी एक एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम होता है टाइप, ठीक है। टाइप के अंदर आप टेक्स्ट वैल्यू डाल सकते हैं, डेट वैल्यू डाल सकते हैं, पासवर्ड वैल्यू डाल सकते हैं, जैसे कि साइड में इनपुट टाइप्स लिखे हुए हैं, ठीक है। यानी कि आपको इनपुट का टैग बनाना है, ठीक है, इनपुट का टैग बनाना है, फिर उसके बाद में आपको उसमें लिखना है टाइप, और टाइप इज इक्वल्स टू आपको जो डबल कॉलन है उसके अंदर आपको टेक्स्ट लिखना है। अगर आप टेक्स्ट लिखेंगे तो आपका जो इनपुट एलिमेंट है वो टेक्स्ट को लेगा, है ना, यानी कि यूजर से टेक्स्ट का आस्क करेगा, ठीक है। अगर आप डेट डालते हैं तो यूजर डेट एंटर कर सकता है। अगर पासवर्ड डालते हैं तो आपके पास में जो डॉट आती है, अगर आपने कभी इंस्टाग्राम पे लॉगिन किया होगा जो आप रोज करते हैं, अगर आपने कभी फेसबुक या किसी और फॉर्म के ऊपर किसी और वेबसाइट के ऊपर लॉगिन किया होगा तो आपको पता होगा कि जब आप पासवर्ड डालते हो तो वो हाइड फॉर्म के अंदर रहते हैं। इस कारण से अगर हम पासवर्ड यूज करते हैं इसी इनपुट के टाइप के अंदर तो वो हाइड फॉर्म में होता है, एंड देन उसको शो करने के लिए भी अलग एट्रीब्यूट यूज होते हैं। बट फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए इतना ही है, मतलब पासवर्ड आप यूज कर सकते हो उसको यूजर को बताने के लिए कि हम उसको हाइड फॉर्म में लेंगे, एंड ये आप यहाँ पे अपना पासवर्ड ऐड कर सकते हैं। देन आप अगर नंबर लेते हैं तो वो टेक्स्ट को जो इनपुट है वो टेक्स्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगा यूजर से, चाहे यूजर कितना भी कोशिश कर ले उस पर टेक्स्ट ऐड करने की, ओनली वो नंबर लेगा। जैसे अगर आपको अपने कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, कोई रोल नंबर चाहिए तो आप वो ऐड कर सकते हैं, नंबर डाल सकते हैं। देन आता है हमारे पास में चेक बॉक्स, वो भी एक टाइप है इनपुट का।
चेकबॉक्स का मतलब क्या होता है, जैसे आपने जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो नहीं, जैसे आपको किसी ने पूछा कि आपकी हॉबीज क्या क्या है, ठीक है, तो उसमें है ड्राइंग एंड गेमिंग, ठीक है, तो आपने दोनों पे क्लिक कर दिया, ठीक है, ड्राइंग पे भी क्लिक कर दिया, गेमिंग पे भी क्लिक कर दिया, और भी अगर आगे बहुत सारी चीजें थी तो उन पे क्लिक कर दिया, नहीं कि वो चेक बॉक्स थे, आप उन सारे चेक बॉक्स पे क्लिक कर सकते हैं। वहीं पे अगर किसी ने आपके जेंडर के बारे में आपसे पूछा, ठीक है, तो आपका जेंडर एक ही होगा, डबल जेंडर तो आपकी नहीं हो सकते हैं, तो इसका मतलब है कि आपको किसी वन के ऊपर क्लिक करना है, तो वो रेडियो बटन से होता है, रेडियो टाइप आपको देना होगा फॉर्म्स के अंदर, ठीक है, मतलब सॉरी इनपुट के अंदर टाइप एट्रीब्यूट में आपको ये जो साइड में जितनी भी लिखी हुई हैं टेक्स्ट, डेट, पासवर्ड, नंबर, चेकबॉक्स, रेडियो, ये सारे आप एज दे सकते हैं, ठीक है, ताकि आप यूजर से डेटा को कलेक्ट कर सकें, ठीक है। देन उसके बाद में हम नेक्स्ट टैग के ऊपर जाते हैं। नेक्स्ट टैग क्या है? लेबल टैग है नेक्स्ट टैग। तो लेबल टैग क्या काम करता है? लेबल टैग बेसिकली लेबल शो करने के लिए होता है, जैसे कि जब आप इंस्टाग्राम के लॉगिन पेज पे जाएंगे तो आई थिंक उसमें तो प्लेस होल्डर्स होते हैं, अगर आप किसी और के अंदर जाएंगे तो आपको दिखेगा कि जो इनपुट है जहाँ पे आपको अपना यूजर नेम प्लेस करना है, उसके ऊपर लिखा होगा यूजर नेम, अपना यूजर नेम दीजिए, ठीक है, यूजर नेम लिखा होगा ताकि आपको पता चल जाए कि जो इसके जस्ट नीचे वाला जो इनपुट है उसके अंदर यूजर को यूजर नेम ऐड करना है, ठीक है। देन उसके बाद में लेबल पे लिखा हुआ एक पासवर्ड, और देन उसके नीचे पासवर्ड का इनपुट दे रखा होगा, पासवर्ड का जो इनपुट टाइप इनपुट एंड देन उसका टाइप पासवर्ड दे रखा होगा, ठीक है। तो सिंपली अगर मैं कहूँ कि लेबल क्या है, लेबल बस बताता है कि इस इनपुट टैग के अंदर आपको कौन सी डिटेल अपनी ऐड करनी है, क्या आपको यूजर नेम ऐड करना है, क्या आपको पासवर्ड ऐड करना है, यूजर को ये सब लेबल के थ्रू पता चलता है, ठीक है। और अगर आप लेबल यूज नहीं भी करें तो इनपुट जो एलिमेंट है उसके पास में एक एट्रीब्यूट वैल्यू होती है, अगर आपने सुना होगा उसका नाम होता है प्लेस होल्डर, ठीक है। प्लेस होल्डर जब आप लिखते हैं तो प्लेस होल्डर लिखते हैं एंड देन उसकी आप एट्रीब्यूट वैल्यू देते हैं, तो आपने जो भी लिखा कि फॉर एग्जांपल एंटर योर यूजर नेम, तो वो उस इनपुट के अंदर शो होने लग जाएगा, ठीक है। एंड देन जैसे ही यूजर उस पर क्लिक करेगा, कुछ भी टाइप करेगा, तो वो हाइड हो जाएगा, ठीक है, यानी कि वो नहीं दिखेगा, अब डिसअपीयर हो जाएगा वहां से, ठीक है। वो केवल यूजर को बताने के लिए होता है कि इस फील्ड के अंदर आपको ये डालना है, क्या बोलते हैं इसको, पासवर्ड डालना है या फिर यूजर डालना है या फिर और भी कुछ डालना है, ठीक है। तो लेबल का सिंपली मीनिंग ये होता है। देन बटन, जिससे आप बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे, मुझे नहीं लगता मुझे बताने की जरूरत है, सिंपली अगर आप कोई भी बटन क्लिक करते हैं तो कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म होता है, आप बटन पे क्लिक कर सकते हैं तो आपका सबमिट हो जाता है। एंड वन मोर थिंग, बटन का भी एक टाइप होता है, ठीक है। बटन का टाइप क्या होता है? टाइप इज इक्वल्स टू सबमिट। अगर आपने बटन में टाइप इज इक्वल्स टू सबमिट किया है, इसका मतलब वो एज अ सबमिट बटन वर्क करेगा। जैसे ही उसने सबमिट बटन वर्क किया तो जो फॉर्म है, फॉर्म को लगेगा अच्छा ठीक है, मतलब इस पर्सन ने एक ऐसा बटन क्लिक किया है जिसका टाइप सबमिट है, इसका मतलब मुझे अब सबमिट होना है, मुझे जो भी एक्शन परफॉर्म या मेथड परफॉर्म करने को बोला है मेरे एट्रीब्यूट्स ने, मुझे वो परफॉर्म करना है, ठीक है। तो बटन इस तरीके से काम आ सकते हैं। और मैं ये भी बताऊंगी कि जैसे अगर हमने सबमिट डाल रखा है लेकिन स्टिल हमें नहीं चाहिए कि वो सबमिट क्लिक करने के बाद में सबमिट हो, तो उसके लिए हम प्रिवेंट डिफॉल्ट भी यूज करते हैं, प्रिवेंट डिफॉल्ट मेथड यूज करते हैं, वो अभी नहीं आएगा, जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज होएगा, ठीक है। देन उसके बाद में टेक्स्ट एरिया आता है कि देखो जब आप इनपुट टैग का यूज करते हैं एंड उसमें टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट लिखते हैं, आपके पास में एक रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर एक एलिमेंट अपीयर होता है वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि एक टेक्स्ट एरिया आपको चाहिए जहाँ पे आपको अपना फीडबैक डालना है, ठीक है। अब फीडबैक में तो बहुत सारी चीज़ आ सकती है, आपको कमेंट डालना है तो कमेंट में तो बहुत सारी चीज़ आ सकती है, ठीक है। तो आप कैसे बनाएंगे उसको, ठीक है। और यूजर है जब वो अपना फीडबैक देगा तो उसको हो सकता है पढ़ना भी पड़े, तो एक लॉन्ग रेक्टेंगुलर फॉर्म में पढ़ने के लिए उसको थोड़ा प्रॉब्लम होगा, इसलिए हम टेक्स्ट एरिया का यूज करते हैं, ठीक है। टेक्स्ट एरिया बेसिकली उसको थोड़ा पूरा विजिबल बना देता है कि अच्छा आप पूरा उसको देख सकते हो, और इसकी जो रोज एंड कॉलम्स हैं उनको भी हम इसकी एट्रीब्यूट वैल्यूज से हम देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके जो एट्रीब्यूट वैल्यूज अभी होंगे ना इन टेक्स्ट के, वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी, बट फॉर अभी के लिए मैं जितना इस स्लाइड में है वही एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। देन उसके बाद में यहाँ पे एक सेलेक्ट टैग दिख रहा होगा, ठीक है। सेलेक्ट टैग बेसिकली होता है ड्रॉप डाउन के लिए, ठीक है। एंड देन आप यहाँ पे देख रहे हो कि एरो है, एरो के अंदर ऑप्शन टैग दे रखा है, ठीक है। तो ये कैसे करना होता है, जैसे कि कल हमने
अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट पढ़ी, इन दोनों के अंदर हमने लिस्ट आइटम्स पढ़ी, ठीक है। तो यानी कि ऑर्डर्ड लिस्ट, उसके अंदर हमने एल यूएल देन यूएल टैग एंड देन उसके अंदर एल टैग हमने पढ़ा था, ठीक है। सिमिलरली सेलेक्ट के अंदर भी हमें पहले सेलेक्ट लिखना है, देन उसके अंदर हमें ऑप्शंस डालने हैं, ठीक है। सेलेक्ट एकदम ड्रॉप डाउन है एक, ठीक है, ड्रॉप डाउन है, जब आप इस पर क्लिक करते हो तो एक ड्रॉप डाउन ओपन होता है एंड देन जितने भी आपने वर्ड्स लिख रखे हैं, जितने भी टैग लिख रखे हैं ऑप्शन के अंदर, वो सारे शो होते हैं उसके अंदर कि आपको कौन सा वाला ऑप्शन क्लिक करना है। ये सब हम अभी ट्राई करके देखेंगे। तो पहले मैं आपसे पूछ लेती हूँ कि क्या आपको ये सब समझ में आया है या फिर आपको वापस से कुछ रिपीट करवाना है? ओके ओके, ठीक है। सो हम एक बार इसको ट्राई कर लेते हैं। अभी आप मुझे बताइए, ठीक है, ट्राई ही कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं एक बार यही ट्राई कर रही हूँ। सबसे पहले, अच्छा एक मिनट, आपको दिख तो नहीं होगी ना मेरी स्क्रीन? ओके ठीक है। तो यहाँ पे है फॉर्म टैग, ठीक है। देन उसके बाद में मैं इसमें लिखूंगी इनपुट। यहाँ पे मैंने टाइप किया टेक्स्ट, ठीक है। लेट्स एक बार सारे ही कर लेते हैं अपन, है ना। मुझे अब इनका बस टाइप चेंज करना है, ठीक है। जैसे पहले मैंने पासवर्ड किया तो यूजर अपना, पहले मैंने टेक्स्ट किया तो यूजर अपना नेम लिख सकता है, यूजर नेम लिख सकता है। सेकंड में पासवर्ड लिख सकता है। थर्ड में अपना डेट ऑफ बर्थ डाल सकता है। देन यहाँ पे हम क्या ऐड करें, एक मिनट देखते हैं, नंबर ऐड कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे हम अपना नंबर ऐड कर देते हैं, ठीक है। और जो चेकबॉक्स और रेडियो बटन है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। और एक काम करते हैं, यहाँ पे हम सेलेक्ट भी यूज कर लेते हैं, सेलेक्ट एंड ऑप्शन। ठीक है ना, उसको हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये टेक्स्ट में मैंने डाला था, तो मैं यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट लिख सकती हूँ। देन यहाँ पे मैंने आई थिंक पासवर्ड डाला था, तो ये देखो पासवर्ड हाइड फॉर्म में है यहाँ पे। देन मैं यहाँ से कोई भी डेट ऑफ बर्थ उठा सकती हूँ या फिर कोई भी डेट ऐड कर सकती हूँ। देन यहाँ एक ड्रॉप नंबर है यहाँ पे, ठीक है। तो ये मैं केवल नंबर ऐड कर पा रही हूँ अगर मैं चाहूँ, लेकिन आप अपने अपने उस पर ट्राई कर सकते हैं। अभी आपको दिखेगा नहीं कि मैं कीबोर्ड पे कौन सी की टैप कर रही हूँ, ठीक है। एंड देन यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन है जो दिखा रहा है यहाँ पे 3 चीजें जो हमने सेलेक्ट के थ्रू बनाई है। और जो ये जावा, पाइथन, एचटीएमएल आ रहे हैं वो हमने ऑप्शन टैग के अंदर लिखे थे। सेलेक्ट टैग के अंदर ऑप्शन टैग हमने डाला एंड देन उसके अंदर हमने ये जावा, पाइथन, एचटीएमएल वाले ऑप्शन ऐड किए, ठीक है। एंड देन मैंने आपको कल एक और चीज सिखाई थी जो थी बीआर टैग, ताकि आप अपने जो फॉर्म्स हैं उनको और अच्छे से शो कर सके, रिप्रेजेंट कर सकें। तो लेट्स डू दिस ऑल्सो। ठीक है, तो इस तरीके से आप शो कर सकते हो। अगर आपको और ज़्यादा चाहिए तो वैसे मार्जिन वाली प्रॉपर्टी भी आप यूज़ कर सकते हैं सीएसएस के अंदर, बट अभी हमने वो सब पढ़ा नहीं है। तो आप एक और बीआर टैग यूज़ कर लेना ताकि आपके इनके बीच में और भी अच्छे से गैप आ जाए, ठीक है। अब एक और चीज़ हम देखते हैं इसके अंदर, लेबल, ठीक है। तो हमने लेबल ओके, लेबल में मैंने डाल दिया जैसे यूज़र नेम, और सिमिलरली इस लेबल को मैंने उठा के कॉपी किया और नेक्स्ट से मैंने डाल दिया पासवर्ड। ठीक है, तो इसके सामने आ गई ये दोनों चीजें कि ओके ये इसका है और ये इस इनपुट एलिमेंट का है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया? ओके ओके, तो नेक्स्ट हम चलते हैं और कुछ नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा, एक सबमिट बटन भी बना देते हैं। वैसे अभी अगर मैं सबमिट बटन ऐड करूंगी तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि अभी हमारे पास में कोई भी ऐसी फाइल नहीं है और कोई भी हमेशा कुछ एपीआई वगैरह हमने ऐड करी नहीं है। लेकिन स्टिल लेट्स मेक अ सबमिट बटन। ठीक
ठीक है। सबमिट पे जैसे क्लिक होता है तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये सब चेंज होता है, यानी कि वो पूरा जो पेज है वापस से रिफ्रेश हो जाता है। सबमिट में क्लिक करते ही रिफ्रेश हो जाता है, यानी कि फॉर्म एकदम क्या बोलते हैं उसको, सबमिट हो चुका है या फिर रिफ्रेश हो चुका है, इस तरीके से। ठीक है, देन उसके बाद में और कुछ बच रहा है। हाँ, तो ये जो चेक बॉक्स एंड रेडियो बटन है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी आगे की। मैंने इसकी अच्छी सी स्लाइड बना रखी है, क्योंकि क्या होता है कई बार इसको पढ़ते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए हमें इसको एक साथ में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं आपको उसको नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करूँगी। तो वैसे आपको आ गया समझ में या फिर कोई प्रॉब्लम आ रही है? ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम एंटर करते हैं। ठीक है, तो जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है वो है सम इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स। ठीक है, एंड देन उसके बाद में आई फ्रेम टैग। तो पहले मैं आपको आई फ्रेम टैग के बारे में एक चीज़ बता देती हूँ कि जो कल टैग, ये टैग है ये HTML का ही एक टैग है। आई फ्रेम टैग कोई भी वेबसाइट हो या फिर कोई भी यूट्यूब का वीडियो है या फिर जो भी इम्बेड करने के लिए होता है, उन सबको हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, कि इम्बेड कर सकते हैं किसी दूसरे डॉक्यूमेंट को HTML के डॉक्यूमेंट के अंदर। ठीक है, तो जब पहले वीडियो टैग का जब यूज़ नहीं करते थे या फिर वीडियो टैग का अगर हमारे पास में URL है तो हम यहाँ पे उसको पेस्ट कर सकते हैं। और जैसा आप नीचे देख रहे हो इसका, जैसा आप ये नीचे देख रहे हो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हो। इसमें आप हाइट विड्थ भी दे सकते हो, सोर्स डाल सकते हो, एंड किसी रीजन से अगर ये नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे आप उसका टाइटल भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, टाइटल ऐड करोगे तो जब आप उस पर हवर करोगे तब वो टाइटल शो होगा। ठीक है, कि ये यूट्यूब वीडियो प्लेयर है। ठीक है, तो इसको भी हम यूज़ करके देख लेंगे, बट पहले हम देख लेते हैं एट्रीब्यूट्स को। ठीक है, सम इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स। तो सबसे पहले फॉर्म के एट्रीब्यूट्स जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए थे। ठीक है, वो एट्रीब्यूट्स थे एक्शन एट्रीब्यूट। ठीक है, एक्शन एट्रीब्यूट एक तो एक्शन एट्रीब्यूट है, एक मेथड एट्रीब्यूट है। जब भी हम फॉर्म को सबमिट करते हैं, फॉर्म के अंदर सबमिट बटन को हम क्लिक करते हैं तो एक्शन परफॉर्म होता है। किस फाइल पे परफॉर्म होना चाहिए वो हमें एक्शन एट्रीब्यूट के एट्रीब्यूट वैल्यूज में लिखना होता है कि जब हम सबमिट करें इस फॉर्म को तो इस फाइल के ऊपर एक्शन परफॉर्म करना है। ठीक है, देन उसके बाद में मेथड ऐड करते हैं पोस्ट एंड गेट। पोस्ट एंड गेट अगर आप लोगों ने APIs पढ़ रखी होंगी तो आई थिंक आपको पता होगा पोस्ट एंड गेट के बारे में। फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि देखो, जब हमें कोई भी डेटा को क्रिएट करना होता है फिर उसको हमें स्टोर करना होगा तब हम पोस्ट मेथड का यूज़ करते हैं, और जब हम किसी भी डेटा को हमें गेट करना होता है, ठीक है, तो हम गेट मेथड का यूज़ करते हैं। जब हम ओके, तो जब हमने पोस्ट किया है, ठीक है, जब हमें सेव करना है तो वो डेटा क्रूशियल है। तो जो जब हम उसको सबमिट करेंगे तो हमारा जो ब्राउज़र है, जो उसका जो URL है, वो उस डेटा को इंक्रिप्टेड फॉर्म में लेके आएगी। ठीक है, इंक्रिप्टेड फॉर्म में, ताकि किसी को दिखे नहीं वो डेटा। ठीक है, लेकिन जब हमें गेट करना है तो हम गेट किसी ना किसी ID से करेंगे। ठीक है, तो वो ID उसके URLs में शो हो सकती है, देन उस ID के थ्रू हम और भी API को कॉल कर सकते हैं, देन उसका पूरा जो भी डेटा है वो हम गेट कर सकते हैं डेटाबेस से। ठीक है, बट अभी के लिए इतना डीप डाउन नहीं जाना है, अभी हम केवल HTML पे फोकस करेंगे, इसलिए मैंने एक्शन और मेथड टैग यहाँ पे यूज़ नहीं किया है। आगे जब हम जावास्क्रिप्ट में APIs वगैरह पढ़ेंगे तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद में इनपुट के एट्रीब्यूट्स भी बहुत सारे हैं। जैसे इनपुट के अंदर एक टाइप एट्रीब्यूट्स में बहुत सारी एट्रीब्यूट वैल्यूज हैं, वैसे ही इनपुट के अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट्स भी हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखने हैं कि रिक्वायर्ड। ठीक है, देखो, एक तो आपको यहाँ दिख रहा होगा रिक्वायर्ड, एक दिख रहा होगा रीड ओनली, एक दिख रहा होगा डिसेबल। ठीक है, तो ये तीनों है ना जो एट्रीब्यूट्स हैं, इनकी कोई भी एट्रीब्यूट वैल्यू नहीं होती है। आपको इसके अंदर कुछ भी नहीं देना है, एट्रीब्यूट वैल्यू नहीं देनी होती, आपको बस उसको रखना होता है। ठीक है, आपको उसका नाम लिखना होता है कि आपने जो इनपुट है, इनपुट के जो स्टार्टिंग टैग है, ओपनिंग टैग है, उसके अंदर आपको बस देना है रिक्वायर्ड। उसकी इनपुट वैल्यू आपको, सॉरी, एट्रीब्यूट वैल्यू आपको नहीं देनी है। ठीक है, क्योंकि ये बूलियन एट्रीब्यूट्स होते हैं, इनको वैल्यूज की कोई जरूरत नहीं होती है। अगर ये ओपनिंग टैग के अंदर प्रेजेंट है तो इसका मतलब है कि इनकी वैल्यू ट्रू है, लेकिन अगर ये प्रेजेंट नहीं है तो इसका मतलब है इनकी वैल्यू फॉल्स है। ठीक है, तो अब जैसे रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड क्या शो करता है कि अगर किसी यूजर ने जो फील्ड हमने दी, अगर उसने वो फील्ड नहीं फिल करी, फॉर एग्जांपल किसी ने यूजर नेम तो फिल कर लेकिन पासवर्ड फिल नहीं किया, तो अब क्या डेटा हमारा जा सकता है, हम क्या लॉगिन कर सकते हैं?
नहीं कर सकते, क्योंकि क्रेडेंशियल्स दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजर नेम भी और पासवर्ड, ठीक है। तो इसलिए हमें यूजर नेम और पासवर्ड दोनों के ऊपर रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट यूज करना जरूरी है, ताकि जो हम एक मतलब एक इशारा दे सके यूजर को कि देखो आपने इन दोनों में से एक चीज नहीं डाली है, तो आपको इसको फिल करना रिक्वायर्ड है, ठीक है। देन रीड ओनली क्या होता है कि कई बार जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, इनपुट एट्रीब्यूट्स, वो उनको क्या होता है, हमें केवल रीड करना होता है, ठीक है। हमें फॉर एग्जाम्पल यूजर को हमें केवल रीड करवाना है, ठीक है। हमें उसको कोई चेंजेस नहीं डालने, हमें केवल यूजर को कहना है कि यूजर आपको ये इस इनपुट, ये जो इनपुट है, इनपुट एलिमेंट है, आप इसको केवल पढ़ सकते हैं। तब हम उसके अंदर रीड ओनली लिखते हैं, ताकि यूजर केवल उसको देख सके, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सके, ठीक है। देन उसके बाद में डिसेबल्ड का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल हमने एक बटन एलिमेंट का बटन टैग का हमने यूज किया, ठीक है। हम उसकी जो ओपनिंग टैग है उसमें अगर हम डिसेबल लिख देते हैं, तो हम चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, हम उस बटन को हम यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो क्लिक होगा ही नहीं, वो एक तरीके से डिसेबल हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे हमने एक बार जैसे लॉगिन पे क्लिक कर दिया, ठीक है, जैसे यूजर ने एक बार लॉगिन पे क्लिक कर दिया, अब हम चाहते हैं कि जब तक बैकएंड के प्रोसेस नहीं हो तब तक वो जो बटन है वो डिसेबल रहे, यूजर वापस उसको क्लिक नहीं कर दे। इसके लिए हम यहाँ पे डिसेबल एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं बटन के ओपनिंग टैग के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको प्लेस होल्डर के बारे में तो आपको मैंने बता ही दिया था कि बताने के लिए काम आता है, एंड ये डिसअपियर हो जाता है जब यूजर उस पर क्लिक कर देता है, ठीक है। एंड देन हमारे पास में दो और एट्रीब्यूट होते हैं। पहला एट्रीब्यूट होता है नेम एंड दूसरा होता है वैल्यू। वैल्यू एट्रीब्यूट क्या काम करता है, वैल्यू उस पर्टिकुलर जो इनपुट टैग है उसकी वैल्यू डिफाइन करता है। अभी क्या है, अभी तो हमारे कोई काम नहीं आने वाला वैल्यू एट्रीब्यूट, लेकिन जावास्क्रिप्ट में ये बहुत काम आने वाला है, क्योंकि जब हम किसी जो यूजर ने डेटा दिया है, ठीक है, उसको हमें गेट कैसे करना है, तो हम इस वैल्यू का यूज करके ही हम उस डेटा को गेट करेंगे, यानी कि इनपुट की वैल्यू क्या होगी उसको हम इसी से गेट करेंगे, ठीक है। देन नेम क्या होता है, नेम बेसिकली आपको अभी तो ये इतना हेल्प नहीं करने वाला, जब आप रेडियो बटन या फिर रेडियो बटन यूज करेंगे, या फिर अगर आप चाहो तो चेक बॉक्स में भी इनको यूज कर सकते हैं, लेकिन जो इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है वो रेडियो बटन के अंदर ही होता है। जब आप रेडियो बटन में सिमिलर नेम लिखते हो दोनों तीनों रेडियो बटन्स में, तब वो फंक्शनलिटी आती है रेडियो बटन में कि आप उनमें से केवल एक को क्लिक कर सकते हो। अगर इस वक्त आपके दिमाग के ये ऊपर से जा रहा है नेम वाला कॉन्सेप्ट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेक्स्ट स्लाइड में जब अपन रेडियो बटन पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट भी अगर आपके दिमाग के ऊपर से जा रहा है तो नो प्रॉब्लम, ये अभी कोई काम नहीं आने वाला है, ये काम आएगा JS के अंदर, ठीक है। एंड देन रिक्वायर्ड, रीड ओनली एंड डिसेबल्ड, ये तो मैं आपको करके दिखा दूँ, ठीक है। देन उसके बाद में आता है लेबल एट्रीब्यूट, ठीक है। अभी आपके सामने ही मैंने एक VS कोड के ऊपर मैंने एक इनपुट एलिमेंट बनाया था, एंड देन मैंने एक लेबल टैग लिखा था। इनपुट एलिमेंट में मैंने जो इनपुट है उसकी टाइप में मैंने टेक्स्ट दिया था, ठीक है। एंड देन उसके बाद में उसके ऊपर एक लेबल दिया था, ठीक है, जिसमें मैंने यूजर नेम लिखा था। अब कई बार क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल उसको मैंने BR टैग नहीं लगाया, ठीक है, BR टैग मैंने यूज नहीं करना चाहती हूँ उसके अंदर, तो वो सिमिलर लाइंस के अंदर है, तो यूजर हो सकता है कंफ्यूज हो जाए कि भाई ये किसका है, या फिर कई बार डेवलपर भी कंफ्यूज जाते हैं कि ये लेबल किस इनपुट एलिमेंट के लिए है, क्या ये पासवर्ड के लिए, क्या ये यूजर नेम के लिए, ठीक है। और कई बार लेबल से पता भी नहीं चलता है, क्योंकि अगर आप कभी बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे, ERP जैसे प्रोजेक्ट हो गए, जैसे कि और जैसे कोई भी बड़ी कोई ई-कॉमर्शियल वेबसाइट हो गई, अगर आप उसके अंदर काम करते हैं तो उसमें प्रोडक्ट ID एंड प्रोडक्ट के क्वालिफिकेशन, जो भी क्वालिटीज फलाना वगैरह, ये सब ऐड करने होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए बहुत सारे लेबल्स होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के लेबल्स होते हैं, जिसमें आप कंफ्यूजन हो सकता है आपको, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, एक 4 एट्रीब्यूट होता है लेबल एट्रीब्यूट के लिए, जिसमें आपको ये जो लेबल एट्रीब्यूट, जो लेबल एलिमेंट है, वो जिस इनपुट एलिमेंट के लिए यूज हुआ है उस इनपुट एलिमेंट की ID को आपको इसकी एट्रीब्यूट वैल्यू में स्टोर करना होता है, ठीक है। यानी क्या करना होता है, आपको जो लेबल टैग है उसके अंदर आपको फॉर नाम का एक एट्रीब्यूट ऐड करना है, और उसकी एट्रीब्यूट वैल्यू में वो जो लेबल
लेबल टैग है वो जिस इनपुट को शो कर रहा है, जिस इनपुट के लिए वो स्टैंड कर रहा है, उस इनपुट की आईडी को आपको इसकी एट्रीब्यूट वैल्यू में ऐड करना चाहिए। इसको हम वीएस कोड पे भी अभी देखेंगे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो, बट उसकी बस आईडी ही हमें यहाँ पे ऐड करनी है। और ये मेनली यूजर्स के लिए नहीं, मेनली डेवलपर्स के लिए होता है कि ओके ये लेबल इस इनपुट वैल्यू के इनपुट टैग के लिए, ठीक है। देन उसके बाद में मैंने आपको टेक्स्ट एरिया बताया था, ठीक है, कि कोई फीडबैक डालना है, कोई ह्यूज कमेंट डालना है, ह्यूज अपना ब्लॉग पोस्ट करना है, ठीक है, या फिर अपनी बायो ऐड करनी है, तो वहां पर टेक्स्ट एरिया का यूज होता है, टेक्स्ट एरिया टैग का यूज होता है, ठीक है। तो उसको अगर मान लो हमें कितना बड़ा करना है, कितना उसको स्ट्रेच करना है, कितना उसका हाइट एक्स्ट्रा हमें देना है, वो हम रोज एंड कॉल्स, ये दो एट्रीब्यूट होते हैं, उनके थ्रू हम दे सकते हैं। एंड देन सिंपली हमें उनके अंदर एट्रीब्यूट वैल्यू नंबर की फॉर्म में देनी है। नंबर की फॉर्म में अगर आप दोगे तो वो उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेच हो जाएगा। इसको भी हम आगे देखेंगे। तो पहले अपन आई फ्रेम टैग देख लेते हैं, एंड देन एक एक करके जो इनपुट एट्रीब्यूट, लेबल एट्रीब्यूट और टेक्स्ट एरिया एट्रीब्यूट को भी हम देख लेंगे, ठीक है। तो पहले आप मुझे बता दीजिए कि आपको ये सब समझ में आया है या फिर कोई प्रॉब्लम आ रही है। ओके, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस पे आ जाते हैं एंड देन इस पे चेक करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यही बता देती हूँ लेबल के बारे में, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने इनपुट की आईडी दे दी। आईडी एट्रीब्यूट होता है, एक सेलेक्टर की तरह वर्क करता है, ठीक है। ये भी आपको मैं जब सीएसएस बताऊंगी तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि क्यों हम आईडी देना बहुत जरूरी है, क्लास देना हमें बहुत जरूरी है, ठीक है, और क्यों हम आइडियल क्लास देते भी हैं, ठीक है। तो हमने आईडी दी, फॉर एग्जांपल यूजर नेम नाम की हमने आईडी दे दी। यहाँ पे हम करेंगे फॉर एंड देन इक्वल्स टू में हम यहाँ पे यूजर नेम डाल देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो इनपुट एलिमेंट है वो उसके लिए ये लेबल अपॉइंट हुआ है, ठीक है। देन यहाँ पे हम यहाँ पे आईडी डालेंगे, ठीक है, वो इसके अंदर आएगा फॉर, ठीक है, पासवर्ड। तो इसका मतलब ये जो नेक्स्ट इनपुट है ये इस लेबल के लिए यूज हुआ है, ठीक है। देन हम आगे भी ऐसा कर सकते हैं, इनके लिए भी और इनके लिए भी हम लेबल यूज कर सकते हैं। देन सेलेक्ट के लिए भी हम यूज कर सकते हैं एंड बटन के लिए भी है। देन उसके बाद में हमने एक हमने टेक्स्ट एरिया देखा था, टेक्स्ट एरिया में जो इनपुट है ना उसके अंदर आपको एक ही टैग देना होता है। क्या है, ये केवल एक ही आपको एंडिंग टैग नहीं देना होता है, ठीक है। लेकिन जो टेक्स्ट एरिया है उसके अंदर आपको दोनों टैग्स देने होते हैं। इसमें आपको क्या करना है, रोज डालनी है एंड आपको कॉल्स डालने हैं। रोज की वैल्यू लेट्स 5 एंड कॉल्स की 50, ऐसा ही कुछ था शायद। लेट्स चेक, ठीक है। तो ये टेक्स्ट एरिया आ गया पूरा। एंड देन मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो फॉर है वो डेवलपर्स के लिए होता है, फॉर जो एट्रीब्यूट होता है ताकि पता चल जाए कि ये लेबल किसके लिए यूज किया है। तो यहाँ पे कोई मेजर डिफरेंस नहीं दिख रहा है, ठीक है। बस ये टेक्स्ट का जो टेक्स्ट एरिया है उसका डिफरेंस दिख रहा है कि जो उसकी कॉलम्स हैं वो 50 के अकॉर्डिंग स्ट्रेच हो गए हैं और जो रोज हैं वो 5 के अकॉर्डिंग स्ट्रेच हो गई हैं, ठीक है। और अगर आप अपने अकॉर्डिंग चाहते हैं तो उसको आप और एडजस्ट कर सकते हैं कैसे भी आप चाहो तो, ठीक है। देन हमने एक और कुछ देखा था, जैसे कि लेबल तो मैंने ओके ये जरूर अच्छी चीज है, रिक्वायर्ड, रीड ओनली एंड डिसेबल्ड लिखते हैं, ठीक है। पासवर्ड हम रिक्वायर्ड कर देते हैं, रिक्वायर्ड एंड बटन को हम डिसेबल्ड कर देते हैं, डिसेबल्ड, रिक्वायर्ड, डिसेबल्ड और रीड ओनली। देखो एक बात ध्यान रखना, जो रिक्वायर्ड है उसको रीड ओनली मत कर देना, ठीक है। नंबर को रीड ओनली कर देते हैं, रीड ओनली एंड लेट्स सी अगर वैल्यू देख सकते हैं अपन तो ठीक है।
तो मैंने वैल्यू दी ना, तो वो उसकी वैल्यू यहाँ पे शो हो गई। अब क्या मैं इस वैल्यू को चेंज कर सकती हूँ? मैं बहुत बैक स्पेस दबा रही हूँ, लेकिन ये नंबर की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि मैंने दिया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है कि आप रीड ओनली कर सकते हैं इसको, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, देखो अगर मैं लेफ्ट हो जाती हूँ या फिर अगर आपके प्रेजेंट नहीं होता है, क्योंकि एक बार ये इंटरनेट का इश्यू आ रहा है, ठीक है। वैसे तो आना नहीं चाहिए, बट अगर ऐसा हो जाती हो तो प्लीज़ मुझे एक बार जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर इन्फॉर्म कर देना। और अगर आपको जो प्रेजेंटेशन अगर प्रॉपर्ली शो नहीं हो रही है तो आप अनम्यूट करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कल ऐसा ही कुछ हुआ था एंड के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे पहले वापस जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो नंबर है, नंबर इनपुट है, उसके अंदर हमने बूलियन एट्रीब्यूट दिया था रीड ओनली, जिसके कारण से हम केवल इस वैल्यू है उसको केवल हम पढ़ सकते हैं। एंड देन मैंने आपको एक और यूज दिखाया, जिसमें आप यहाँ पे देख रहे हो वैल्यू इज इक्वल टू 1 2 3 4। जैसे ही मैंने ये दिया तो ये वैल्यू उस इनपुट के ऊपर शो होने लग गई, ठीक है। तो यहाँ पे शो हो गई। एंड देन रिक्वायर्ड, यानी बाय डिफॉल्ट वैल्यू देने का तरीका ही है। अब बाय डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हो कि अगर कोई यूजर वैल्यू नहीं भी दे रहा है तो भी ये वैल्यू कंसिडर कर दी जाएगी, ठीक है। देन उसके बाद में अगर मैं क्लिक करूँ सबमिट, देखो सबमिट यहाँ पे डिसेबल्ड हो चुका है, ठीक है। सबमिट यहाँ पे मैं कितना भी क्लिक करूँ, क्लिक नहीं हो पा रहा है। देन मैं एक बार इसको अनडिसेबल करती हूँ, सॉरी डिसेबल खत्म करती हूँ, उसका जो भी है। ठीक है, अब अगर मैं क्लिक करती हूँ तो ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है, ठीक है। अब आई डोंट थिंक ये रिक्वायर्ड में क्यों नहीं आ रहा है, या फिर ये आई थिंक जावास्क्रिप्ट में यूज होता है, क्योंकि इसमें प्रॉपरली जब आप एक्शन परफॉर्म करते हैं तभी जाके होता है। एक मिनट, हाँ एक्शन परफॉर्म करते हैं तभी जाके होता है इसको, ठीक है। तो आपको रिक्वायर्ड बाद में जब जावास्क्रिप्ट हम पढ़ेंगे तब यूज कर लेंगे। बेसिकली इससे क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब आप सबमिट करते हो, ठीक है, जब आप सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करते हो तो चाहे कुछ भी हो, फोर्सफुली वो फॉर्म सबमिट होगा तो होगा ही, ठीक है। लेकिन जब आप फिर प्रिवेंट डिफॉल्ट डालते हो, ठीक है, तब जाके वो सबमिट रुक जाता है, ठीक है। वो अपन जावास्क्रिप्ट में जाके यूज करते हैं, इसीलिए। और वहां से भी हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी हम रिक्वायर्ड ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो ये रिक्वायर्ड वर्क नहीं कर रहा है मे बी, वहां पे तो पता चल जाता है तुरंत, ठीक है। एंड देन एक मैंने ये आई फ्रेम टैग भी दिखाया था, तो इसको मैं यहीं से कॉपी करके दिखा देती हूँ। और कुछ बच रहा है, नेम हो गया, नेम हम आगे पढ़ेंगे ही रेडियो के अंदर। एंड एक तो रेडियो के अंदर और एक चेकबॉक्स के अंदर नेम हम पढ़ेंगे। वैल्यूज मैंने आपको दिखाई दी, बाकी सब हो ही गया है। तो बस ये देखते हैं आई फ्रेम टैग, ठीक है। तो यहाँ पे एक आई फ्रेम टैग दिख रहा है, आई डोंट नो ये क्या चीज आ रही है, लेट्स सी अगर सब सही होता है तो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक YouTube वीडियो दिख रहा है, लेकिन ये बता रहे हैं कि वीडियो अनअवेलेबल है, आप केवल इसको YouTube पे वॉच कर सकते हो। तो अभी हम लोग सेशन ले रहे हैं, हम कोई वीडियो नहीं देख सकते हैं, इसलिए नो प्रॉब्लम। बस आपको एक बार बताना था कि आप इस तरीके से अपना जो वीडियो है उसको इन्वेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिंपली ऐड करना है सोर्स के अंदर उस जो भी वीडियो है उसकी लिंक को, ठीक है। जब आप यूट्यूब पे जाओगे एंड शेयर पे क्लिक करोगे, जैसे यूट्यूबर्स बोलते रहते हैं शेयर पे क्लिक करो, अपने दोस्तों को सेंड करो, अपने रिलेटिव्स को सेंड करो, वहीं पे शेयर पे क्लिक करना। देन वहाँ पे एक एम्बेडेड लिंक आएगी, उस लिंक को कॉपी करके आपको सोर्स में ऐड करना है। देन ये आपको शो करने लग जाएगा, ठीक है। अगर वो एम्बेडेड लायक हुआ तो, यानी कि यूट्यूब कुछ पे रिस्ट्रिक्शंस भी रहता है कि आप इनको एम्बेड नहीं कर सकते हो, बट जैसे यहाँ पे एम्बेड लिखा हुआ है तो एम्बेड की लिंक अलग होती है, शेयर करने की लिंक अलग होती है, ठीक है। तो इस चीज़ का खास करके ध्यान रखना। अभी तो मैं इसको एक बार आपको समझ में आ गया तो मैं इस कोड को हटा देती हूँ। आ गया आपको समझ में? एक बार जस्ट क्विक थम्स अप दो ताकि हम नेक्स्ट वाली के ऊपर जाएं एंड आपको जल्दी से फ्री कर दें। ऑलमोस्ट 1 घंटा तो होने वाला है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स पढ़ लिए हैं। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गाइस, वैसे मैंने कल पीपीटी आपको सेंड कर दी थी, बट मैंने बहुत लेट सेंड करी थी और मे बी आप लोगों ने सोचा होगा कि, और अब ये भी हो सकता है कि आपने कोडिंग प्रैक्टिस इसलिए नहीं करी क्योंकि मैंने पीपीटी सेंड नहीं करी, लेट सेंड करी, एंड देन सुबह सुबह आप उठ नहीं पाए होंगे टाइम पे।
तो इस कारण से आपकी कोडिंग प्रैक्टिस नहीं होगी। बट मैं बस इतना कहना चाह रही हूँ कि मैंने आपको कल कहा था कि आपको कोडिंग प्रैक्टिस की तो एटलीस्ट जो पिक्चर है वो क्लिक कर लेनी चाहिए, क्योंकि और चीज़ें तो आपको मिल जाएंगी, ठीक है, कहीं और रिसोर्स भी मिल जाएंगी। आप यूट्यूब पे जाओगे, आप वेबसाइट पे जाओगे तो आपको मिल जाएंगी, लेकिन जो कोडिंग प्रैक्टिस है वो हमें यहीं पे देखनी है, ठीक है। तो इसलिए उसकी तो आप एटलीस्ट क्लिक कर लिया करो, एंड देन पीपीटी के लिए आप एक बार मुझे रिमेंबर करवा दिया करो ताकि मैं भेज दूँ, क्योंकि मैं बंद करके एकदम गायब हो जाती हूँ कि अब क्या भेजना है, ठीक है। तो उसने मुझे याद दिलाया, लेकिन मैंने लेट भेजा, बट स्टिल जो करके लाए कोडिंग प्रैक्टिस उनका बहुत सही है, ठीक है। तो नेक्स्ट पे हम देख लेते हैं, ठीक है। नाउ रेडियो बटन एंड चेक बॉक्स। पहले रेडियो बटन ध्यान से देखना, ठीक है। हमने एक इनपुट टैग बनाया, ठीक है, 2 इनपुट टैग बनाए, दोनों को साथ में देखते हुए चलना, ठीक है। 2 इनपुट टैग बनाए हमने, लेबल को एक बार इग्नोर करो, एक मिनट, ठीक है, ओके, ठीक है। तो तुमने अगर नेट की प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना ऑलरेडी, ठीक है। तो हमने 2 इनपुट टैग बनाए, जिसके अंदर एक तो रेडियो था, सॉरी 2 इनपुट टैग बनाए, दोनों के टाइप हमने रेडियो एट्रीब्यूट दिए, एट्रीब्यूट की वैल्यू, टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू हमने दोनों की रेडियो दी, ठीक है, रेडियो दे दी। उसके बाद के अंदर हमने उसका जो वैल्यू है वो एक में डाल दिया मेल, एक में डाल दिया फीमेल, ठीक है। ये जो वैल्यू है वो अभी इस वक्त कोई ज़रूरी नहीं है, वो आपको जेएस में यूज आएगी। इस फिर भी एक बार के लिए लिखा हुआ है कि अगर आपको बताना हो कि अच्छा इस इनपुट वैल्यू की क्या, इस इनपुट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो वो मेल है, एंड देन अदर के अंदर फीमेल है, ठीक है। उसके बाद में हमने आईडी का भी यूज कर रखा है, ठीक है। आईडी का आपको पता चल गया हमने यूज क्यों कर रखा है, क्योंकि हमने नीचे लेबल दे रखे हैं, ठीक है। लेबल के फॉर एट्रीब्यूट की वैल्यू के अंदर हमें उसकी आईडी देनी है, इनपुट की हमें आईडी प्रोवाइड करनी है, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे आईडी दे दी, ठीक है। और नीचे भी आईडी इक्वल्स टू फीमेल दे रखा है, और उसके तरफ लेबल के फॉर एट्रीब्यूट में हमने फीमेल वैल्यू ऐड कर दी है, ठीक है। देन अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप दोनों के नेम देखो, ठीक है। दोनों की नेम सेम है, जिसका नाम है जेंडर एंड जेंडर, ठीक है। दोनों का नेम सेम है, तो ये क्या शो करता है, ये बताता है वेबसाइट को कि ये जो दोनों है वो रेडियो बटन साथ के अंदर है, ठीक है। यानी कि इन दोनों में से कोई एक ही चूज कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे इस चीज की फंक्शनलिटी देता है कि आप इन दोनों रेडियो बटन में से कोई एक ही चूज कर सकते हो। अब अगर आपने मान लो एक एक्स्ट्रा रेडियो बटन भी डाला होता और उसका नाम भी अगर आपने नेम कर दिया होता, ठीक है, नेम कर दिया होता, तो उससे क्या नेम इज इक्वल्स टू जेंडर कर दिया होता, ठीक है। तो इसका मतलब अब उन तीनों इनपुट वैल्यूज के अंदर से आप केवल एक को ही टिक कर सकते हो, ठीक है। तो ये नेम बहुत इंपॉर्टेंट है रेडियो बटन के अंदर। चेक बॉक्स में इतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि चेक बॉक्स में आप एक ही नहीं मल्टीपल जो बॉक्सेस हैं उनको आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है। तो आपने सिंपली आपको टाइप रेडियो देना है, देन आईडी आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, वैल्यू आप देना चाहो तो दे दो, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन नेम है, नेम बहुत इंपॉर्टेंट है देने का, ताकि आप केवल दोनों में से एक को ही चूज कर सको। दोनों तो आप सेलेक्ट नहीं करोगे, मेल एंड फीमेल दोनों तो सेलेक्ट नहीं करोगे, आप एक को ही सेलेक्ट करोगे, इसलिए आपको नेम इज इक्वल्स टू जेंडर देना है, ठीक है। देन हाँ, अगर आपको रेडियो बटन समझ में आएगा तो ठीक है, बट पहले मैं आपको चेक बॉक्स बता देती हूँ ताकि आपको इंस्टेंटली डिफरेंस पता चल जाए दोनों के अंदर, ठीक है। तो चेक बॉक्स के अंदर मैंने क्या दिया, इनपुट टाइप इजिकल्स टू चेक बॉक्स, इसमें भी हमने टाइप इजिकल्स टू चेक बॉक्स दिया, ठीक है। देन उसके बाद में आईडी दी ताकि हम लेबल को शो कर सके। ओके, यहाँ पे ये चीज थोड़ी सी गलत हो चुकी है, ये वाली, यहाँ पे जो व्हीकल 1 है उसकी जगह आप जावा लिख लेना, ठीक है, क्योंकि इसकी आईडी जावा है, तो यहाँ पे जो फॉर में भी आईडी जावा होगी, ठीक है, व्हीकल 1 नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में वैल्यू जावा, एंड देन नीचे पाइथन में भी वैल्यू पाइथन हो गई, एंड देन आईडी इक्वल्स टू पाइथन, उसमें फिर हमने फॉर के अंदर पाइथन की आईडी एंटर कर दी है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हम, अगर हमें जावा पसंद है तो हम जावा पे भी क्लिक कर सकते हैं, पाइथन पसंद पाइथन पे भी क्लिक कर सकते हैं, और अगर हमने एक्स्ट्रा कोई भी चेक बॉक्स ऐड कर रखा है तो हम उस पर भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो आप मुझे अगर बता दीजिए कि आपको ये समझ में आया नहीं है, बट स्टिल हम VS कोड में भी हम देखेंगे, बट एक बार मैं कंफर्मेशन ले लूँ आप लोगों से भी। ओके, एक बार आप बस रुकना, मैं पानी भी पी लेती हूँ, आप भी एक बार 5 मिनट के लिए पानी वानी पी के आ जाइए। मैं चार्ज पे लगा रही हूँ, मेरा लैपटॉप चार्ज नहीं है, ठीक है।
तो अभी आप सब लोग यहाँ पे हैं, आप सच में पानी पीने गए हुए हैं, तो अपन वेट कर सकते हैं 5 मिनट के लिए। आप हैंड या थम्स अप दे दीजिए अगर आप यहाँ पे हैं तो। ओके ओके, सो अब नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि मैं शो करूंगी चेक बॉक्स को एंड रेडियो बटन को, ठीक है। शेयर, यहाँ पे हम एक चेक बॉक्स भी ऐड कर देते हैं। तो हम लिखेंगे इनपुट, फिर हम टाइप में डालेंगे, पहले रेडियो बटन डाल देते हैं, ठीक है। तो हमने डाल दिया रेडियो, देन हमने यहाँ पे डाला आईडी डाल देते हैं, मेल, देन वैल्यू डाल देते हैं मेल, देन सबसे इम्पोर्टेंट नेम, जो हम क्या डालेंगे, जेंडर, ठीक है। ये हमने कर दिया। देन सिमिलरली इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ, यहाँ पे बस फीमेल ऐड करना है, ठीक है। देन हमें पता भी होना चाहिए कौन सा हम क्लिक कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे लेबल यूज करेंगे। लेबल की हम फॉर एट्रीब्यूट ऐड करके फॉर उसकी वैल्यू डालेंगे तो मेल होगा, मेल। देन हमने यहाँ मेल ऐड कर दिया, लेट्स चेक इट आउट कि ये होता है या नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में, ठीक है, आप देख सकते हो मैं मेल पे क्लिक कर रही हूँ तो वो फीमेल पे अनक्लिक हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्लिक कर रही हूँ तो ये अनक्लिक हो रहा है, ठीक है। आई डोंट थिंक ये क्या प्रॉब्लम आ रखी है, बट स्टिल ये आपका काम कर रहा है, रेडियो बटन आपका काम कर रहा है, तो यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और आप PR टैग भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, फिर सेलेक्ट बटन, फिर ये टेक्स्ट एरिया, फिर ये सबमिट बटन, ये सब एक लाइन में आ रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि आप PR टैग यूज करो ताकि ये नेक्स्ट लाइन में आ जाए। लेकिन आगे जो CSS में है हम ऐसी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे जिससे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। सो अब एक बार चेक बॉक्स भी देख लेते हैं। वैल्यू ऐड कर देते हैं, यहाँ पे हमें नेम दे भी सकते हैं, लेकिन अगर हमने नेम दिया है तो अलग अलग नेम देना है सबका, ठीक है। तो मैं नेम नहीं दे रही हूँ, ओनली ID दे रही हूँ, क्योंकि हमें लेबल भी यूज करना है। ओके, यहाँ पे ID जावा करनी चाहिए थी, ओके। और यहाँ पे पाइथन, क्योंकि मैंने ID पाइथन दी है, ठीक है। लेट्स चेक कि क्या इसमें भी रेडियो बटन जैसा होता है या फिर चेक बॉक्स जैसा होता है, ठीक है। तो मैं दोनों पे क्लिक कर सकती हूँ, लेकिन रेडियो बटन में मैं केवल एक पर ही क्लिक कर सकती हूँ, दूसरे वाले पर खुद ही अनक्लिक हो जाएगा। यहाँ पे मैं दोनों क्लिक कर सकती हूँ। तो वो जो रेडियो बटन है आप उनका यूज कर सकते हैं जेंडर रिलेटेड इंफॉर्मेशन जानने में, और जो इन चेक बॉक्स का है उनका आप इंटरेस्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन जानने में यूज कर सकते हैं कि किसी पर्सन को किन किन चीज़ों में इंटरेस्ट है, क्या है किसी पर्सन की हॉबीज है, किस किस कोर्सेज के अंदर कोई भी पर्सन इनरोल करना चाहता है, ठीक है। सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। पहले मैं आपसे पूछ लेती हूँ कि आपको समझ में आया या नहीं आया। आप मुझे क्विकली बता दीजिए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके ओके, नेहा, विनीत, एवरीवन, ओके।
ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। थिंक अब 3 स्लाइड और बची हुई हैं। ठीक है, तो अब फाइनली मैं आपको ऑफिशियली कह सकती हूँ कि HTML अपनी कंप्लीट हो चुकी है। जो हमें जानना था वेबसाइट का बेसिक स्ट्रक्चर, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और देखो ज़्यादा देर की ये होती भी नहीं है, आपको बस इंपॉर्टेंट टैग्स समझने होते हैं, इनपुट वैल्यूज मतलब इनपुट टैग्स समझने होते हैं, और कुछ एट्रीब्यूट्स अगर आपको समझ में होते हैं, बस इतना ही करना होता है। बाकी एक चीज़ और जो मैंने आपको नहीं बताई वो ये होती है कि HTML टैग के हर HTML के अंदर, हर एलिमेंट के अंदर, हर टैग के अंदर आप एक एट्रीब्यूट वैल्यू ऐड कर सकते हो। ठीक है, जिसका जो होते हैं ID एंड क्लास। ठीक है, जो ID का यूज कर सकते हो एंड क्लास का यूज कर सकते हो, लेकिन वो कहाँ यूज होते हैं उन पे डिफरेंस है। क्लास आप कहाँ यूज कर सकते हो, जहाँ पे मल्टीपल जो इनपुट है, उन पे आपको सेम स्टाइल शो करनी है, या फिर वो सेम कम्युनिटी से आते हैं। सेम कम्युनिटी का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मैंने जो भी चेक बॉक्स आपको दिखाया, ठीक है, वो सारे चेक बॉक्स पे हम सेम डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, ताकि उसमें सिमिलैरिटीज दिखे उन तीनों के अंदर, पाइथन, जावा, HTML, इन तीनों में सिमिलैरिटीज दिखे। ठीक है, इसलिए मैंने उन सबको सेम क्लास के अंदर ऐड कर दिया। ठीक है, एंड देन मेल एंड फीमेल को भी मैं सेम क्लास में ऐड करूंगी, क्योंकि वो एक कम्युनिटी के अंदर है। ठीक है, जेंडर एक कम्युनिटी हो गई जिसके अंदर मेल एंड फीमेल दोनों चीजें हैं। ठीक है, देन अगर आपको किसी की इंडिविजुअलिटी दिखानी है, ठीक है, किसी ऐसा मतलब कोई टैग है जिसको आपको इंडिविजुअल दिखाना है कि मैं इसको अलग तरीके से स्टाइल करना चाहती हूँ, या फिर मैं उसको अलग तरीके से उसको हैंडल करना चाहता हूँ, तो उसको आपकी यूनिकनेस शो करने के लिए आपको ID देनी होगी उसको। ठीक है, तो आपको अगर सेम स्टाइल शो करनी है या फिर एक कम्युनिटी को दिखाना है, तो आप क्लासेस यूज करेंगे, क्लास एट्रीब्यूट का यूज करेंगे, एंड देन सब में सेम क्लासेस आनी चाहिए। लेकिन अगर आपको सबको इंडिविजुअली शो करना है, तो आप ID एट्रीब्यूट का यूज करेंगे, एंड सबको डिफरेंट IDs देनी है। हालांकि अगर आप सेम IDs दोगे तो भी वो वर्क कर जाएगी, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हम उससे ID से हम इंडिविजुअलिटी, यूनिकनेस शो करते हैं हर टैग की। ठीक है, इसलिए आपको अलग अलग ID देनी होगी। ठीक है, तो अब मैं आपको क्यों बता रही हूँ इन क्लासेस एंड IDs के बारे में, क्योंकि आपने ऑलरेडी देख लिया चेकबॉक्स के अंदर कि ID बहुत इंपॉर्टेंट है, चेकबॉक्स रेडियो बटन की ID इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हालांकि लेबल में हमें कोई मेजर चेंज नहीं दिखा, लेकिन स्टिल हमें जानना था कि ये इनपुट किस ये लेबल किस इनपुट के लिए है, इसलिए हमने वहाँ पे ID ऐड करी। लेकिन CSS के अंदर ID एंड जो क्लास है उन दोनों का बहुत मेजर रोल है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे ये ऐड किया हुआ है। सो फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं CSS से, बेसिक से। तो सबसे पहले CSS होती क्या है। ठीक है, मुझे पता है अगर आपने HTML पढ़ रखी है तो आपको CSS भी बहुत अच्छी तरीके से आती होगी, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, और अगर आपने ऑलरेडी पढ़ भी रखी है तो आपका रिवीजन ही हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए CSS क्या है, CSS का फुल फॉर्म है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, और उसमें लिखा है स्टाइल शीट का मतलब सिंपल है कि ये स्टाइल शो करती है। ठीक है, हमारा जो स्ट्रक्चर है वेबसाइट का, उसमें स्टाइल देने का काम करती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक ह्यूमन स्केलेटन का एग्जांपल दिया था। ह्यूमन स्केलेटन HTML के इक्विवेलेंट है, तो ह्यूमन के ऊपर जो भी स्किन है, या उसकी जो भी नाक नक्श है, या जो भी मांस है, ये सब वो CSS प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, एंड देन जावास्क्रिप्ट क्या प्रोवाइड करवाती है, जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करवाती है उसकी फंक्शनैलिटी की, उसकी पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए, उस पर्सन की बिहेवियर कैसा होना चाहिए, वो सब जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, तो अभी तो हम यहाँ पर CSS पढ़ रहे हैं, एंड CSS स्टार्ट करने वाले हैं। तो फर्स्ट लाइन में पता चल गया कि इसकी फुल फॉर्म लिखी हुई है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, देन सेकंड लाइन के अंदर दिख रहा है यूज टू स्टाइल HTML एलिमेंट, जो मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, आप उसमें किसी HTML एलिमेंट के कलर को, स्पेसिंग को, फॉन्ट को, लेआउट को, बैकग्राउंड को, इनको आप कोई भी, अगर हमने इमेज भी यूज करी है तो इमेज के भी हाइट विड्थ को हम अलाइन करने में या फिर मैनेज करने में, एडजस्ट करने में यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो CSS है उसका सिंटैक्स हम पहले बाद में देखेंगे। ठीक है, क्योंकि उसका सिंटैक्स एक्सटर्नल CSS में यूज करता है। अब CSS किस तरीके से यूज होती है वो भी मैं आपको बताऊंगी, इसलिए ये स्लाइड और जो नेक्स्ट स्लाइड है उन दोनों को हम साथ में पढ़ेंगे, एंड देन उसके बाद में मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगी कि क्या आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस साइड देखिए, राइट साइड, जिसमें लिखा है CSS सेलेक्टर। ठीक है, तो CSS सेलेक्टर में क्या है, यहाँ पे 3 टाइप के सेलेक्टर्स होते हैं। ठीक है, एक होता है टैग सेलेक्टर,
एक होता है क्लास सेलेक्टर। ओके, ये भी एक बार अपन छोड़ते हैं, ठीक है। पहले अपन नेक्स्ट स्लाइड ही देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। ओके, इसको सीखने के बाद में हम वापस से लास्ट वाली स्लाइड पे जाएंगे, ठीक है, ताकि आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कॉन्सेप्ट की, ठीक है। तो सीएसएस क्या करती है, एलिमेंट के ऊपर स्टाइल्स ऐड करती है, ठीक है। तो उसको ऐड करने के हमारे पास में 3 डिफरेंट वेज हैं, इनलाइन सीएसएस, इंटरनल सीएसएस एंड एक्सटर्नल सीएसएस, ठीक है। इनलाइन सीएसएस को हम इनलाइन सीएसएस इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये जो आप लाइन देख रहे हैं, इस एलिमेंट की लाइन, इसी के अंदर हमने उसकी स्टाइल ऐड करती है। तो आपने सिंपली यहाँ पे स्टाइल को एज अ एट्रीब्यूट हमने लिखा, एंड देन उसके अंदर हमने एक प्रॉपर्टी लिखी जिसका नाम है कलर, एंड हमने सेमीकोलन लगाया, एंड उसके बाद में हमने लिखा, सेमीकोलन नहीं है, कॉलन है हमने, ठीक है। फिर हमने कॉलन लगाया एंड हमने उसकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू लिखी, ठीक है। कलर तो प्रॉपर्टी थी, ब्लू वैल्यू थी, ठीक है। तो स्टाइल क्या था, एट्रीब्यूट था, एंड देन ये पूरा जो प्रॉपर्टी हमने लिखी, कलर, ब्लू, ये पूरी क्या थी, एट्रीब्यूट की वैल्यू। तो इनलाइन सीएसएस के अंदर हम स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करके उस पूरे टैग के अंदर, उस पूरे टैग को हम स्टाइल प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। सिंपल चीज है। ओके, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। सो पहला तो इनलाइन सीएसएस हो गया, ठीक है। देन दूसरा वे ऐड करने का होता है इंटरनल सीएसएस, ठीक है। इंटरनल सीएसएस कैसे ऐड करते हैं कि आपको मैंने कल बताया था कि हमारे पास में पहले HTML टैग होता है जो कि रूट एलिमेंट होता है, देन उसके अंदर हमारे पास में हेड टैग होता है, देन उसके अंदर, और उसके सिमिलर ही जो परपेंडिकुलरली हमारे पास में परपेंडिकुलर नहीं बोलते, पैरेलल बोलते हैं, ओके। तो उसके पैरेलली हमारे पास में बॉडी टाइप भी होता है, ठीक है। तो बॉडी के अंदर तो हम सारे एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, ठीक है। तो हम स्टाइल ऐड करेंगे उसके हेड के अंदर। तो हेड के अंदर आप एक टैग डाल सकते हैं, स्टाइल टैग, एंड देन उसके अंदर जो इस तरीके से प्रॉपर्टीज ले सकते हैं। पहले तो आपको डालना है सेलेक्टर, ठीक है, कि कौन सा सेलेक्टर आप यूज कर रहे हैं। ये मैं आपको बताती हूँ कि सेलेक्टर अपन कैसे यूज करते हैं, ठीक है। अपने पिछले वाले स्लाइड के अंदर ही देखा था, बट क्योंकि पहले मुझे ये बताना जरूरी था कि हम कैसे सीएसएस को ऐड करते हैं, इसलिए हम पहले ये स्लाइड देख रहे हैं, ठीक है। तो इनलाइन सीएसएस पता चली गई कि उस लाइन के अंदर ही हम एट्रीब्यूट दे देते हैं स्टाइल का, एंड देन उसको डिफाइन कर देते हैं उसकी स्टाइल्स को। इंटरनल के अंदर हमें स्टाइल टैग का यूज करना होता है, हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग का यूज करना होता है, और स्टाइल टैग के अंदर हम हर एलिमेंट की अलग अलग प्रॉपर्टीज लिखते हैं, ठीक है। हर एलिमेंट की अलग प्रॉपर्टीज लिखते हैं, स्टाइलिंग प्रॉपर्टीज लिखते हैं, ठीक है। देन उसके बाद के अंदर हमारे पास में आता है, एक मिनट, ठीक है, उसके बाद में हमारे पास में आता है एक्सटर्नल सीएसएस। एक्सटर्नल सीएसएस क्या होता है कि जब हम HTML फाइल के आउटसाइड जब हम पूरी सीएसएस को डाल देते हैं, तब हम उसको एक्सटर्नल सीएसएस कहते हैं। इसमें मेनली क्या होता है, हमें एक लिंक टैग लेना होता है, ठीक है, जैसा आप देख रहे हो। उसके अंदर हमारे पास में REL नाम का एक एट्रीब्यूट होता है। REL का मतलब रिलेशन, ये रिलेशन शो करता है कि ये लिंक है, वो इस HTML डॉक्यूमेंट के किस रिलेशन के अंदर ऐड हो रही है। तो यहाँ पे लिखा जो एट्रीब्यूट वैल्यू दे रखी है, वो दे रखी है स्टाइल शीट, यानी कि ये जो लिंक है वो एज अ स्टाइल शीट का रिलेशन है, ठीक है, यानी कि स्टाइल प्रोवाइड करेगी इस HTML के डॉक्यूमेंट को, ठीक है। देन उसके बाद में हमने href यूज कर रखा है, और एंड देन उस फाइल का नेम लिख रखा है जिसके अंदर हमारे जो स्टाइल है उसकी मतलब जो प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, हमारे डॉक्यूमेंट की जो प्रॉपर्टीज है, स्टाइल्स है, वो उसके अंदर हमने स्टोर कर रखी है। उस फाइल का नाम हम href के एट्रीब्यूट में मेंशन करेंगे, ठीक है। तो सिंपली हमें हेड टैग के अंदर लिंक नाम का एक टैग बनाना है, देन उसमें हमें REL रिलेशन शो करना है, इसमें हम स्टाइल शीट लिखेंगे, देन href लिख के हम उसके अंदर उस फाइल का नेम करेंगे। अगर आपने कोई और नाम से फाइल बनानी है तो फाइल नेम .css करके आपको यहाँ पे ऐड कर देनी है वो फाइल, देन वो सिंपली उससे अटैच हो जाएगी, डॉक्यूमेंट से अटैच हो जाएगी, ठीक है। देन अब हम पहले पढ़ लेते हैं कि ये सेलेक्टर्स है वो हम कैसे ऐड करते हैं, ठीक है। तो लास्ट साइड पे जाते हैं, ठीक है। तो अब देखो, अभी आपने ऑलरेडी किस तरीके से ऐड करनी है वो पढ़ लिया, ठीक है। तो हम ऐड कैसे करते हैं, वो मतलब इनका जो सेलेक्टर्स हैं, इनका जब हम यूज करते हैं, एक तो हम इंटरनल सीएसएस के अंदर यूज करते हैं और एक एक्सटर्नल सीएसएस के अंदर हम यूज करते हैं, ठीक है। लेट्स सी, ठीक है। तो हमारे पास में 3 टाइप के सेलेक्टर होते हैं, ठीक है। पहला सेलेक्टर होता है टैग सेलेक्टर। टैग का मतलब हमें सिंपली पता है, जो HTML के हम HTML में हमने एलिमेंट पढ़ा तो हम उस वो जो ब्रेसेस है उसके अंदर लिखते हैं,
ठीक है। तो वो उस टैग का नाम, कि अगर पी टैग है यानी कि इसका यहाँ पे पी लिखा है, पी के अंदर देन ब्रैकेट के अंदर कुछ वैल्यूज दे रखी है, ठीक है। तो पी क्या है यहाँ पे, पैराग्राफ टैग है, ठीक है। देन उसके बाद में हमने कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट किए, उसके अंदर हमने प्रॉपर्टी का नेम डाला। अब वो कुछ भी हो सकता है प्रॉपर्टी का नेम, फॉन्ट साइज या फिर कलर या फिर बैकग्राउंड कलर, एंड देन उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमने उसकी वैल्यू डिफाइन कर दी, ठीक है। तो ये होता है टैग सेलेक्टर, जिसमें आपको टैग का नाम यूज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे हेडिंग को यूज करना होता है, फिर हेडिंग की स्टाइलिंग करनी होती, H1 हेडिंग की स्टाइलिंग करनी होती, तो मैं यहाँ पे P की जगह H1 लिखती, एंड देन उसके अकॉर्डिंग में प्रॉपर्टी और वैल्यू उस कर्ली ब्रेसेस में मैं ऐड कर देती, ठीक है। ये आप इस तरीके से कर सकते हो। एंड देन वन मोर थिंग कि यहाँ पे जो कॉमा है, ये कॉमा नहीं आती, यहाँ पे सेमीकोलन यूज होते हैं, ठीक है। सेमीकोलन यूज करके आप किसी दूसरी प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू को आप ऐड कर सकते हो। जैसे कोई मल्टीपल वैल्यूज हो सकती है, अगर आप मान लो H1 यूज कर रहे हो, ठीक है, तो आपने उसके अंदर प्रॉपर्टी यूज करी कलर नाम की, ठीक है। देन आपको चाहते हो कि मैं उसकी फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी भी यूज करूँ, तो आप सेमीकोलन लगाओ, देन वापस से आप प्रॉपर्टी और वैल्यू लिख सकते हो, कोई दूसरी प्रॉपर्टी वैल्यू आप ऐड कर देना सिंपली, ठीक है। देन उसके बाद में एक तो हो गया टैग सेलेक्टर। अच्छा, एक चीज और, इस चीज इसके बारे में आपको अच्छे से याद रखनी है, और वो ये है कि इसके अंदर आपको जब भी आप पी लिखते हैं, ठीक है, कोई भी एलिमेंट या आप टैग डालते हैं, पी डालो चाहे आप H1 डालो, ठीक है। आपने पी डाला या फिर आपने H1 डाला, तो उस HTML डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी पी टैग है या फिर H1 टैग है, वो सारे टैग एक साथ के अंदर ही उस स्टाइल को अडेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि केवल मैं एक ही पैराग्राफ एलिमेंट को स्टाइल देना चाहता हूँ, तो उसके लिए आप क्लास सेलेक्टर या आईटी सेलेक्टर का यूज करो, ना कि टेक्स्ट सेलेक्टर का, क्योंकि टेक्स्ट सेलेक्टर जितने भी पैराग्राफ है, जितने भी H1 है, उन सब के अंदर एक साथ में उस स्टाइल को अडेप्ट करवा देता है, ठीक है। तो ये हो गया टेक्स्ट सेलेक्टर। नाउ नेक्स्ट वन है क्लास सेलेक्टर। क्लास सेलेक्टर क्या होता है, देखो मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि आप एक क्लास एट्रीब्यूट देके उसकी वैल्यू आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो जब आप एक्सटर्नल स्टाइल शीट यूज करते हो या फिर अपने स्टाइल टैग के अंदर आपको ये सब चीजें लिखनी है, ठीक है, तब आप उस क्लास की एट्रीब्यूट वैल्यू को लिखो, ठीक है। क्लास की एट्रीब्यूट वैल्यू लिखी, पहले डॉट लगाना है, फिर क्लास का नेम लिखना है। तो यहाँ पर क्लास का नेम क्या है, टाइटल, क्लास का नेम है टाइटल, तो हमें टाइटल लिखा डॉट टाइटल, एंड देन उसके बाद में कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप अपनी प्रॉपर्टीज और वैल्यूज को ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया क्लास सेलेक्टर। देन उसके बाद में आईडी सेलेक्टर। तो अब ये बात मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि जब आपको क्लास यूज करनी होती है, ठीक है, जब आपको क्लास जस्ट अ सेकेंड, हाँ ठीक है, मैंने आपको ये ऑलरेडी बता दी कि जब आप क्लास यूज करते हो, तो आप मल्टीपल एलिमेंट्स को क्लास की प्रॉपर्टीज आप दे सकते हो, ठीक है। मल्टीपल एलिमेंट्स को आप क्लास की प्रॉपर्टीज शो कर सकते हो, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि आपने मान लो आपके पास में मल्टीपल, एक तो पैराग्राफ टैग हो गया, आपके पास हेडिंग टैग हो गया, ठीक है। उस वक्त आप एक मिनट आप बस रुकना, ठीक है, मैं आपको 2 मिनट में बताती हूँ। थैंक यू लखन एक्सप्लेन करने के लिए। तो बेसिकली क्या मैं ये बोल रही थी कि क्लास थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन नहीं हो, इससे अच्छा है कि मैं एक बार क्लास को पॉज कर दूँ, ठीक है। इसलिए मैंने एक बार वीडियो एंड माइक को ऑफ कर दिया था, एंड मैं इस टाइम पे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो रही थी, इसलिए मैं एक बार क्लास को आपको वापस बता देती हूँ, ठीक है। तो देखो बेसिकली क्या होता है कि जब आप क्लास का एट्रीब्यूट देते हैं, एंड देन उसके बाद में क्लास का नेम आप ऐड करते हैं, ठीक है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि आपको बहुत सारी क्लासेस, बहुत सारे एलिमेंट को आप सेम क्लास का नेम दे सकते हैं। जब आप उनको सेम क्लास का नेम देते हैं एंड एक्सटर्नल स्टाइल के अंदर या एक्सटर्नल फाइल के अंदर आप उस क्लास का नेम लिख के उसकी प्रॉपर्टीज एंड वैल्यूज को ऐड करते हैं, तो वो सारे एलिमेंट्स जिसको आपने सेम क्लास का नेम दे रखा था, वो सारे एलिमेंट्स उस
पर्टिकुलर जो प्रॉपर्टीज है उनको अडेप्ट कर लेते हैं, ठीक है, ना कि कोई सिंगल एलिमेंट, ठीक है। और क्लास सेलेक्टर को यूज करने का तरीका क्या है, आपको डॉट ऐड करना है, डॉट के बाद में आपको क्लास का नेम लिखना है, एंड देन उसके बाद में आपको प्रॉपर्टीज एंड वैल्यूज ऐड करनी है, ठीक है। ये क्लास सेलेक्टर था सिंपल सा, ठीक है। देन उसके बाद में आईडी सेलेक्टर। आईडी सेलेक्टर में क्या होता है, आईडी मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी, जब आपको किसी एलिमेंट को इंडिविजुअली रिप्रेजेंट करना होता है या इंडिविजुअली आपको किसी एलिमेंट को शो करना होता है, तब आपको उसको आईडी एट्रीब्यूट देते हो, एंड देन आप उसकी आईडी की वैल्यू प्रोवाइड करवाते हो, ठीक है। देन अब आप क्या करोगे, जब आप एक्सटर्नल स्टाइल शीट के अंदर यूज कर रहे हो तो आप हैश का यूज करोगे, हैश। देन आपने जो आईडी एट्रीब्यूट आईडी की वैल्यू दी है वो आपको आईडी की वैल्यू लिखनी है, एंड देन सेम बाकी सब की तरह आपको अपना कर्ली ब्रेसेस लगाना है एंड प्रॉपर्टी एंड वैल्यू का नेम लिखना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेलेक्टर का नेम। अभी जो सिंटेक्स में आप देख रहे होंगे सेलेक्टर का नेम, सेलेक्टर के नेम में आप कुछ भी डाल सकते हो, टैग का यूज कर सकते हो, क्लास का यूज कर सकते हो, आईडी का यूज कर सकते हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर आप टैग का यूज कर रहे हो तो आप डॉट और हैश नहीं लगा सकते हो, कि डॉट लगाया तो वो अपना ब्राउजर है वो उसको एज अ क्लास कंसिडर करेगा, ठीक है। अगर आपने हैश लगाया तो अपना ब्राउजर उसे आईडी की तरह कंसिडर करेगा, ठीक है। इसलिए ये सिंटैक्स बहुत जरूरी है। देन उसके बाद में आप सेमीकोलन का यूज करके प्रॉपर्टीज लगा सकते हो, जितनी भी चाहे उतनी प्रॉपर्टीज, एंड प्रॉपर्टीज हम आगे और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। एक बार मैं आपसे पूछ लेती हूँ कि आपको ये और जो नेक्स्ट स्लाइड है, जो वे टू ऐड सीएसएस और जो सीएसएस की बेसिक्स है, आपको क्लियर हुए या फिर आपको कोई प्रॉब्लम आई, क्योंकि बीच में थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो गया था, तो आप मुझे बता दीजिए। ओके, ठीक है। तो लास्ट, अब देखो अभी ऑलरेडी 10:24 हो चुके हैं और हम अपनी लास्ट स्लाइड के अंदर पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो हमने ये सारी स्लाइड्स को कवर कर लिया, एंड देन लास्ट स्लाइड जो कि आज की कोडिंग प्रैक्टिस है, ठीक है। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, और वो बात ये है कि जब आप रिएक्ट के ऊपर वर्क करेंगे, बैकएंड के ऊपर वर्क करेंगे, नोड एंड जावा जैसी टेक्नोलॉजीज पर वर्क करके अपनी पूरी वेबसाइट क्रिएट करेंगे, तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको फ्रिक्वेंटली यूज आने लगेंगी, और वो चीज़ें हैं इनपुट टैग, ठीक है। HTML का इनपुट टैग, क्योंकि वो डेटा को लेने के लिए बहुत क्रूशियल होता है, ठीक है। ये बात अपन सबको अभी तक पता चल चुकी है। तो इसीलिए मैं आज आपसे एक कोडिंग प्रैक्टिस में इवेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनवाना चाहती हूँ कि आपकी कॉलेज में कोई भी इवेंट हो रहा है या फिर कोई वर्कशॉप हो रही है जिसमें आप चाहते हो कि जो अदर स्टूडेंट्स हैं वो उसमें इनरोल करें, तो आपको उसके लिए एक फॉर्म बनाना होगा, ठीक है। उस फॉर्म के अंदर जो 10 चीज़ है, ये 10 चीज़ मेंशन होनी जरूरी है। एक तो फुल नेम, ठीक है, फुल नेम जिसमें टेक्स्ट इनपुट होना चाहिए, ईमेल एड्रेस जिसमें ईमेल इनपुट होना चाहिए। अगर ठीक है, आपको याद होगा कि कल मैंने आपको बताया था HTML5 के अंदर ईमेल नाम का एक नया जो टाइप है वो भी इंक्लूड हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप ईमेल भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि जो टाइप है, टाइप एट्रीब्यूट है इनपुट का, जो टाइप एट्रीब्यूट है उसमें आप ईमेल नाम की वैल्यू भी दे सकते हैं, टेक्स्ट भी दे सकते हो। अगर आप चाहो तो टेक्स्ट में भी आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो, और एज अ ईमेल भी आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो, ठीक है। तो फुल नेम देना है, ईमेल एड्रेस देना है, देन एक पासवर्ड ऐड करना है, डेट ऑफ बर्थ ऐड करनी है, देन जैसे मैंने बताया रेडियो बटन मेल फीमेल एंड अदर्स के लिए भी, ठीक है। देन उसके बाद में ड्रॉप डाउन बनाने हैं 4 ऑप्शंस की, ठीक है, जिसमें आप अपनी ब्रांच डाल सकते हैं, जैसे CS हो गया, या एक इलेक्ट्रिकल होती है, एक मैकेनिकल होती है, इन सब का आप डिफरेंटली ऐड कर सकते हो, ठीक है। देन उसके डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड ऑप्शंस ड्रॉप डाउन में ऐड कर सकते हो। देन उसके बाद में आप एक टेक्स्ट एरिया डाल सकते हो, ताकि आप जो यूजर है, जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनके इंटरेस्ट फुल होंगे। एंड देन चेक बॉक्स कि क्या कोई भी टर्म कंडीशंस हैं जो भी इवेंट की वो आप कंसिडर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। देन एक सबमिट बटन डालना है ताकि फॉर्म सबमिट हो जाए, और उसके अंदर आपको ये सब यूज करना है, रिक्वायर्ड प्लेस होल्डर्स, रिक्वायर्ड चाहो तो आप नहीं भी यूज कर सकते हो, वैल्यू का भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कि वैल्यू क्या है, वैल्यू अगर आपने डाली तो वो वैल्यू को ही जो इनपुट है उसके अंदर वैल्यू शो होने लग जाएगी, इसलिए वैल्यू का कोई जरूरी नहीं था यूज करना। नेम आप यूज कर सकते हो, क्योंकि आपको रेडियो बटन और चेकबॉक्स आपको यूज करना है, ठीक है।
और भी जितने मैंने एट्रीब्यूट्स यूज किए उनको भी आपको यूज करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो आज की आपके लिए कोडिंग प्रैक्टिस यही है, और जैसा आज आपने किया कि आपने कोडिंग प्रैक्टिस परफॉर्म नहीं करी, वैसा आज प्लीज मत करना, ठीक है। आज आपको इवेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। लेट्स, अब मैंने ऑलरेडी एक बार इसको प्रिपेयर कर रखा है, तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ उसका डेमो देके, ठीक है। तो लेट्स, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये पूरा फॉर्म बनना चाहिए, इवेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, देन फुल नेम, ईमेल एंड देन पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, और यहाँ पे लेबल्स भी यूज्ड हैं, ठीक है। और प्रॉपर इनके बीच के अंदर गैप भी है, ये गैप मैंने कैसे दिया, डबल बार मैंने BR टैग का यूज किया है, तब यहाँ पे इस तरीके से गैप दिखने को आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे आप ये जो लिखा हुआ है, राइट अबाउट योर हॉबीज और गोल्स, ठीक है, ये प्लेस होल्डर की वैल्यूज के अंदर दे रखा है। प्लेस होल्डर नाम का एट्रीब्यूट देना, टेक्स्ट एरिया यूज करना, प्लेस होल्डर नाम का एट्रीब्यूट देना, एंड देन उसके अंदर ये आप लिख सकते हो राइट अबाउट योर हॉबीज और गोल्स, ठीक है। देन यहाँ पे हमने एक चेक बॉक्स यूज कर रखा है, आई एग्री टू द टर्म एंड कंडीशन, रजिस्टर नाउ नाम का एक हमने बटन यूज कर रखा है, ठीक है। हाँ, अब देखो यहाँ पे मैंने जैसे रजिस्टर नाउ पे क्लिक किया तो इसने बोला कि भाई ये आपको एंटर करना वैलिड है, ये जो नाम है ये आपको एंटर करना वैलिड है, तो चलो मैंने इसको एंटर कर दिया। देन मैं वापस रजिस्टर पे डालती हूँ, तब ये बोल रहा है कि नेक्स्ट वाला आपको इसमें डालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये कैसे हो रहा है ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपने रिक्वायर्ड यूज किया है, ठीक है, सेम बताया जैसे रिक्वायर्ड इसी तरीके से यूज आता है, तो आपको इसी तरीके से इसको यूज करना है। तो अब मैं एक बार आपसे पूछ लेती हूँ कि आपको जो मैंने स्लाइड्स एक्सप्लेन करी उसमें कोई डाउट है, या फिर जो मैंने आपको फॉर्म एक्सप्लेन करी है उसमें कोई डाउट है, कोई डाउट है आपको? अभी एक मिनट, अब ये भी तो बंद किया होगा ना मैंने माइक? हाँ, अभी आपको समझ में आ रहा है? एवरीथिंग इज क्लियर और नॉट? और कोडिंग प्रैक्टिस समझ में आ गई आपको क्या करनी है, आज कौन सी कोडिंग प्रैक्टिस करनी है आपको? तो अभी मैंने जैसे आपको बताया ये वाला फॉर्म आपको क्रिएट करना है। यहाँ पे ड्रॉप डाउन में भी आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट, मैकेनिकल डिपार्टमेंट, सिविल डिपार्टमेंट, ये सब यूज कर रखा है। एंड देन यहाँ पे अगर आपने ये एंटर नहीं किया और आपने रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे ये पूछेगा आपसे कि भैया आप क्यों एंटर नहीं कर रहे हो, या फिर आपको रिक्वायर्ड है इस चीज़ को एंटर करना, ठीक है। तो आई होप सबको क्लियर होगा। एंड नाउ अब टाइम है रिकैप करने का, ठीक है। ऑलमोस्ट अपनी क्लास कंप्लीट हो चुकी है। स्टिल आज जो हमने चीज़ों को समझा है उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या चीज़ है, मतलब हमने क्या चीज़ें पढ़ी है, कौन कौन सी स्लाइड हमने पढ़ी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आप सबकी कोडिंग प्रैक्टिस चेक करी, जो मेरे पास में केवल 3 या 4 लोगों ने ही दिखाई है, ठीक है, जो कि उनके लिए ही बहुत अच्छा है। और जिन्होंने नहीं करी है वो अपना खुद देखेंगे कि वो कैसे इन कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करते हैं, वो किस तरीके से कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं। और आज जो मैंने कोडिंग प्रैक्टिस दी है प्लीज़ आप उसको करके लेके आइएगा। देन उसके बाद में अंडरस्टैंड फॉर्म्स, ठीक है, मैंने अपने फॉर्म्स को अंडरस्टैंड किया, उसके जो टैग्स हैं उसको अंडरस्टैंड किया, टाइप जो है उसको अंडरस्टैंड किया, ठीक है। जैसे टाइप हो गया डेट या फिर पासवर्ड या टैग या नंबर, ये सब उसके टाइप एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज हुई, ठीक है। इसके बाद में हमने फॉर्म के एट्रीब्यूट्स को समझा, जैसे कि आईडी एट्रीब्यूट, एक्शन, मेथड, और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स को हमने समझा। तो हमने एक आई फ्रेम टैग को भी समझा था, जो कि किसी भी वेबसाइट को इम्पेड करता है आपके डॉक्यूमेंट के अंदर, ठीक है। हमने कोई भी यूट्यूब वीडियो लिया एंड देन उस यूट्यूब वीडियो को हमने एम्बेड किया, ठीक है। देन उसके बाद के अंदर हमने CSS के सिंटैक्स देखी, CSS क्या होती है, सेलेक्टर्स क्या होते हैं CSS के, एंड देन उसके बाद में हमने देखा ways to add CSS कि inline CSS, internal CSS, external CSS, ठीक है। एंड देन उसके बाद में हमने देखा कोडिंग प्रैक्टिस कि आपको आज कौन सी कोडिंग प्रैक्टिस करनी है। और क्योंकि जो कोडिंग प्रैक्टिस है आज हमने जो भी समझा है वो सब इंक्लूड करती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको करो। एंड देन कल हम CSS की डिफरेंट प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे एंड उसको समझेंगे, एंड मैं आपको कोड करके भी दिखाऊंगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई भी डाउट है या कुछ भी है तो आप मुझे बता सकते हैं, जस्ट लेट मी नो अबाउट इट।
क्लियर है? किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो, किसी को कुछ और जानना हो तो आप मुझे बता सकते हैं। नेहा, व्हाट अबाउट यू? आप यहाँ पे हो या नहीं हो? यस मैम। कल भी आप लोग करके आ रहे होंगे। एंड ओके, इट्स 10:32 ऑलरेडी। एंड अगर आपको कोई डाउट्स होते तो मैं और रुक जाती, बट ठीक है, अपनी स्लाइड्स कंप्लीट हो चुकी है, मैंने आपको कोडिंग प्रैक्टिस दे रखी है। एंड कल अपन वापस से कोडिंग प्रैक्टिस देखेंगे। एंड एक और चीज़ ये कि ज़रूरी नहीं है मैं सबके चेक करूँगी, लेकिन एटलीस्ट जिसका नाम लूँ ना, वो तो एटलीस्ट शो ही करना चाहिए। एंड आपके लिए अच्छी बात है, ठीक है? So that's all for today's session. Hopefully you enjoyed this session. And कल वापस मिलते हैं इसी टाइम पे और 9 बजे सब ज्वाइन कर लेना, ठीक है? बाय गाइस। आप सब लोग अब लेफ्ट कर सकते हैं। रोजर, म्यूट योर माइक। अच्छा है कि लेफ्ट ही हो जाओ। ओके गाइस, आप कल ज्वाइन करना, ठीक है? बाय।